चलिए भाई। गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग बच्चे विक्रम। गुड इवनिंग भाई। जय हिंद बच्चे, जय हिंद। चलिए, देखिए, आज की क्लास में हम लोग कंडीशनल डिस्कस करेंगे। जय हिंद बच्चे। कंडीशनल्स के बारे में थोड़ा बहुत तो आप लोग पहले से भी जानते होंगे। कंडीशनल्स कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। और ये जो हम कंडीशनल्स में कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, ये हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट्स लर्न इन द चैप्टर टेंस। हाँ, गुड इवनिंग सभी को बच्चे। जो हमने टेंस चैप्टर में कॉन्सेप्ट डिस्कस किए ना, ये उन्हीं कॉन्सेप्ट्स का मतलब थोड़ा सा रिलेटेड यूज है, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट, लेट्स गेट टू द वर्क। टाइम खराब नहीं करते, सीधे काम में लग जाते हैं। देखिए, हम्म, राम राम बच्चे। तो देखिए, कंडीशनल्स हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को। मैं आपको दो चार बातें डिटेल में समझा देता हूँ, एक बार ध्यान से सुनना समझना, ठीक है। कंडीशनल्स हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को, मतलब कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं कंडीशनल्स बेसिकली। इनमें एक मेन क्लॉज होती है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है। जैसे यहाँ पे देखोगे ना, तो ये जो हमने लिखा ही विल गेट प्राइज, ये मेन क्लॉज है, ठीक है। और ये जो इफ कंजंक्शन के साथ हमने लिखी है, तो इफ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गई। उसी तरीके से देखें तो एक यहाँ पर भी इफ क्लॉज है इस सेंटेंस में, और एक मेन क्लॉज है, ठीक है। यहाँ भी है, एक इफ क्लॉज है और एक मेन क्लॉज है। तो जो कंडीशनल्स होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं हरिओम बच्चे। इनमें एक मेन क्लॉज होती है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है, ठीक है। एक तो ये बात ध्यान रखनी है। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है कि हम इनको कंडीशनल कहते क्यों हैं। देखो, हम इन्हें कंडीशनल इसलिए कहते हैं क्योंकि जो मेन क्लॉज हम लिखते हैं ना, वो मेन क्लॉज एक इफेक्ट होता है, ठीक है। या यूं कह लो कि वो एक रिजल्ट होता है। और उस रिजल्ट को तभी अचीव किया जा सकता है, या वो रिजल्ट हमें तभी अचीव हो पाता है जब जो हम सबऑर्डिनेट क्लॉज में कंडीशन लिख रहे होते हैं इफ के साथ में, वो फुलफिल हो जाए। तो इन सेंटेंसेस को हम कंडीशनल कहते हैं। उसके पीछे लॉजिक ये होता है कि मेन क्लॉज, जैसे देखो हमने क्या लिखा, बात सुनना। हमने लिखा ही विल गेट अ प्राइज, कि उसको एक प्राइज मिलेगा, ठीक है। अब ये सिचुएशन जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ही विल गेट अ प्राइज, ये अब्सोल्यूट है कि भाई उसको प्राइज मिलेगा ही मिलेगा, ये डिपेंडेंट है किसी कंडीशन पे। तो अगर ये किसी कंडीशन पे डिपेंडेंट है, तो हमें वो कंडीशन मेंशन करनी पड़ेगी। मान लो हमने केवल इतना लिख दिया, ही विल गेट अ प्राइस, तो उसको उसका प्राइस मिल जाएगा, तो इसका मतलब इट इज एन एब्सोल्यूट कंडीशन, मतलब ये एब्सोल्यूट है कि ऐसा होगा होगा, ठीक है। लेकिन अगर ये डिपेंडेंट हो, ठीक है। अब ये डिपेंड कर रहा है इस कंडीशन पे कि अगर ये कंडीशन हुई, अगर उसने क्वेश्चंस को सही आंसर कर पाया, तो फिर उसको प्राइज मिलेगा। तो ये जो कंडीशनल्स होते हैं ना, ये यही बताते हैं कि मेन क्लॉज में लिखा गया रिजल्ट है वो तभी अचीव किया जा सकता है जबकि इफ क्लॉज में लिखी गई कंडीशन पहले पूरी हो जाए, ठीक है। तो जब हम किसी होने वाले एक्शन को उसकी कंडीशन से रिलेट करने के लिए कोई सेंटेंस लिखते हैं, तो वो सेंटेंसेस कंडीशनल्स कह जाते हैं। डन। तो कंडीशनल्स में एक मेन क्लॉज हो गई और एक हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गई। मेन क्लॉज में रिजल्ट होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज में कंडीशन होती है। अब इनसे रिलेटेड हमें पढ़ना क्या है, ठीक है भाई, सीखना क्या है। तो देखिए, हमें पढ़ना है ये जो तीन कंडीशंस लिखे हैं ना, इनके डिफरेंसेस को। हमें इनके डिफरेंसेस को पढ़ के समझना है, क्योंकि इनके डिफरेंसेस पे बेस्ड हमारे पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, इंग्लिश में ना दो तरीके के डिफरेंसेस होते हैं, किसी भी लैंग्वेज में दो ही तरीके के डिफरेंसेस होते हैं। जो सेंटेंसेस होते हैं, सेंटेंसेस में दो तरीके के डिफरेंसेस होते हैं। या तो उनके ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होंगे, या उनके मीनिंग्स, सिंटैक्स डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो सेंटेंसेस में दो तरीके के डिफरेंसेस होते हैं। डिफरेंसेस जो ग्रामर से रिलेटेड हो, ग्रामेटिकल डिफरेंसेस, और डिफरेंसेस इन द मीनिंग। तो ये जो तीन टाइप के हमने सेंटेंसेस लिखे हैं ना, इनमें जो ग्रामर के और मीनिंग के डिफरेंसेस हैं, हमें पहले वो समझने हैं, क्योंकि अगर हमें वो समझ में आ जाएंगे तो ये पूरा चैप्टर हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, मैं समझाता हूँ, तुम्हें पहले समझना। यहां पर हमने लिखा इफ ही आंसर्स द क्वेश्चंस करेक्टली, ठीक है, ही विल गेट अ प्राइज, तो उसको प्राइज मिलेगा। अब यहाँ पे ध्यान देना, पिछले टॉपिक जो हमने टेंस पढ़ा है, ठीक है, हाँ। सर, इन स्पाइट के साथ लिखा गया एक्शन तो मेन क्लॉज के एक्शन के बाद होता है। बेटा, इन केस के साथ लिखा गया बाद में होता है, इफ के साथ लिखा गया एक्शन पहले होता है। भूल गए मुझे लग रहा है तुम, ठीक है, हाँ। ठीक है, यहाँ आ जाओ।
अब देखो हमने लिखा इफ ही आंसर्स द क्वेश्चन करेक्टली ही विल गेट अ प्राइज। तो ये मेन क्लॉज हमने फ्यूचर में लिखी है, तो इसका मतलब ये फ्यूचर की एक प्रोबेबिलिटी है, एक प्रोबेबल एक्शन है फ्यूचर का, ठीक है। और इफ क्लॉज में हमने प्रेजेंट टेंस लिखा आंसर्स। अब हमने क्या पढ़ा था टेंस में कि जब हमें दो फ्यूचर के प्रोबेबल एक्शंस को रेफर करना हो, जब हमें दो फ्यूचर के प्रोबेबल एक्शंस को रेफर करना होता है तो हम मेन क्लॉज को फ्यूचर में रखते हैं और सबऑर्डिनेट क्लॉज को प्रेजेंट में लिख देते हैं, ठीक है। तो अगर हमारी मेन क्लॉज यहाँ पे फ्यूचर है और सबऑर्डिनेट क्लॉज यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये जो हम सिचुएशन यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं ना, ये एक फ्यूचर की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। यही पढ़ा था ना हमने टेंस में कि जब हमें दो फ्यूचर में होने वाले एक्शंस को रेफर करना होता है किसी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, तो हम मेन क्लॉज को फ्यूचर में लिखते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज को प्रेजेंट में लिखते हैं। तो यहाँ पे देखो मेन क्लॉज फ्यूचर में, सबऑर्डिनेट क्लॉज प्रेजेंट में, तो इसका मतलब ये जो हम पूरा सेंटेंस लिख रहे हैं इसमें लिखे गए एक्शंस प्रोबेबल हैं, फ्यूचर की प्रोबेबिलिटीज हैं। तो इस तरीके के कंडीशनल्स को हम कहते हैं ओपन, ओपन कंडीशनल, ठीक है। अब यहां जाते हैं, यहां देखो हमने लिखा इफ ही आंसर्ड द क्वेश्चन करेक्टली, ठीक है, ही वुड गेट अ प्राइज। तो यहां पर है ना हमने इफ के साथ में वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखी है। अभी पिछला जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे उसमें हमने क्या पढ़ा था कि इफ है, एज है, एज दो है, इनके साथ में हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म तब लिखते हैं जब हमें यह बताना हो कि वो सिचुएशन अनरियल या इम्प्रोबेबल है, ठीक है। तो अगर हम लिख रहे हैं इफ ही आंसर्ड द क्वेश्चन करेक्टली, तो इसका अंडरस्टूड मीनिंग पता क्या हो गया, इसका अंडरस्टूड हो गया बट ही डजंट या बट ही वॉन्ट, डजंट या वॉन्ट ऐसे हो जाएगा। तो मतलब इसका मतलब ये सिचुएशन जो हम यहाँ पे इमेजिन कर रहे हैं ना, ये होने वाली है नहीं, अनरियल है। अच्छा, अगर हम लिख देंगे इफ ही आंसर्स द क्वेश्चन करेक्टली, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ही मे बी, कि मतलब ये सिचुएशन पॉसिबल है और ऐसा होगा भी या हो सकता है। तो जब हम इफ के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जो सिचुएशन हम सपोज कर रहे हैं, ध्यान से सुनना तुम लोग, इस समय कोई कमेंट मत करना, ठीक है। अगर हम इफ के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये सिचुएशन एक पॉसिबिलिटी है, मतलब पॉसिबिलिटी का मतलब ये प्रोबेबल सिचुएशन है, ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर हमें पता हो कि जो सिचुएशन हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं इफ के साथ में, वो सिचुएशन अनरियल है, इम्प्रोबेबल है और ऐसा नहीं हो पाएगा, तो हम वहां पे पास्ट सब्जेक्टिव मोड लिखते हैं। तो ये जो हमने आंसर लिखा ना बच्चे, ये पास्ट सब्जेक्टिव मोड है, ठीक है। और ये हमने इसलिए लिख दिया जिससे कि हम ये बता पाए कि हम ऐसा सपोज तो कर रहे हैं लेकिन हमें पता है कि ये हो नहीं पाएगा, ठीक है। अब यहां जाते हैं, अच्छा इसे हम कहेंगे सेमी क्लोज कंडीशनल, ठीक है। अब यहां जाते हैं, यहां हमने लिखा इफ वी हैड आंसर्ड द क्वेश्चन करेक्टली, ठीक। अब हमने क्या टेंस में पढ़ा था कि जब हमें पास्ट के इमेजिनेशंस को एक्सप्रेस करना होता है तो हम इफ के साथ में, एज इफ के साथ में, एज दो के साथ में हैड प्लस थर्ड फॉर्म लिख देते हैं। तो अगर हम यहाँ पे ये लिख रहे हैं इफ वी हैड आंसर्ड द क्वेश्चंस करेक्टली, तो इसका अंडरस्टूड मीनिंग ये हो गया कि इमेजिनेशन पास्ट का है। तो अगर ये इमेजिनेशन है पास्ट का, तो रियलिटी पास्ट की क्या हो जाएगी, रियलिटी पास्ट की हो जाएगी बट ही डिडंट या बट ही कुडंट, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाया। इफ ही हैड आंसर्ड द क्वेश्चंस करेक्टली ही वुड हैव गॉट द फर्स्ट प्राइज। तो ये चूंकि पास्ट का इमेजिनेशन है तो हम इसे कहेंगे क्लोज कंडीशनल, ठीक है। अब देखो मैं फिर से एक बार समझाता हूं, ध्यान से सुनना। ओपन कंडीशनल्स जो होते हैं इनका यूज हम तब करते हैं जब जिस सिचुएशन के बारे में हम बात कर रहे हो वो सिचुएशन प्रोबेबल हो, रियल हो, मतलब उसके होने के चांसेस हो, पॉसिबल हो, इसीलिए हम इसे ओपन कह रहे हैं। ओपन का मतलब ये काम हो सकता है, इसके होने के चांसेस हैं। लेकिन हमें पता है कि कई बार हम कुछ ऐसे सिचुएशन भी अज्यूम कर लेते हैं जो कि हमें खुद पता है कि अनरियल हैं और ऐसा नहीं हो पाएगा, इम्प्रोबेबल है, ठीक है। तो हम सेमी क्लोज कंडीशनल्स का यूज करते हैं। अब मान लो हम पास्ट के किसी एक्शन को सपोज या अज्यूम करें जो कि ऑलरेडी पहले हो चुका है, ठीक है। लेकिन हम सपोज कर रहे हैं कि वो अदरवाइज दूसरे तरीके से हुआ होता है, तो हम क्लोज कंडीशंस यूज करते हैं। तो क्लोज कंडीशंस बेसिकली यूज होते हैं उन एक्शंस के लिए जो पास्ट में हो चुके हैं और हम उनको अदरवाइज सपोज कर रहे हैं कि वो जैसे हुए थे वैसे ना होकर दूसरे तरीके से हो जाते, तो क्या होता। सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कंडीशनल्स, ओपन, ठीक है, सेमी क्लोज एंड क्लोज्ड। मैं फिर से एक बार बताता हूं, ओपन कंडीशंस वो हैं जो प्रोबेबल हैं, पॉसिबल हैं, जिनके होने के चांसेस हैं, ठीक है। क्लोज कंडीशंस वो हैं जिनके होने के कोई चांसेस नहीं है क्योंकि वो पास्ट के इवेंट्स हैं, पास्ट के सिचुएशंस हैं और वो एक्चुअली हो चुकी हैं, ठीक है। सेमी क्लोज वो होते हैं जो अभी हुए नहीं है लेकिन वो होंगे भी नहीं। होंगे क्यों नहीं, क्योंकि वो इमेजिनरी हैं, वो अनरियलिस्टिक हैं और हमें पता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ठीक। तो जो सिचुएशन पॉसिबल है, हो सकती है, ओपन। जो नहीं हो पाई, ठीक है, पास्ट की है, वो क्लोज्ड। और जो ना हो पाई है ना हो ही पाएगी वो सेमी क्लोज, ठीक है। तो सेमी क्लोज एक तरीके से इमेजिनेशन हो जाता है जो कि ना हुआ है ना होगा। अच्छा, सेमी क्लोज इसे कहते भी इसीलिए, देखो इसे तो हम क्लोज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पास्ट का एक्शन है, ठीक है।
क्योंकि पास्ट का एक्शन है तो अब तो वो बदल सकता नहीं, जैसा होना था वैसा हो गया। तो इसका मतलब ये सिचुएशन जो हम इमेजिन कर रहे हैं ये क्लोज्ड है, मतलब अब इसमें चेंजेस नहीं हो सकते, ठीक। अच्छा, ओपन क्लोज, ओपन कंडीशनल इसे हम कहते हैं फर्स्ट टाइप के प्रोबेबल एक्शंस को ओपन कंडीशनल कहते हैं। तो ओपन इसलिए कहते हैं क्योंकि वो अभी चेंज हो सकते हैं, वो चेंजेबल हैं, उनमें जो हम अज्यूम कर रहे हैं वो सिचुएशन हो भी सकती है, पॉसिबल है। अच्छा, इसे हम कहते हैं सेमी क्लोज। सेमी का मतलब हाफ होता है, ठीक है। तो इसे हम क्लोज इसलिए नहीं कहते क्योंकि ये पास्ट का एक्शन नहीं है, ठीक है। अच्छा, ओपन इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि इसके होने के चांसेस नहीं है, तो इसलिए हम इसे कहते हैं सेमी क्लोज। सेमी क्लोज का मतलब ये भी हुआ नहीं है जो हम इसे क्लोज कहते हैं, लेकिन इसके होने के चांसेस भी नहीं है, तो सेमी क्लोज हो गया, ठीक है। तो ये हो गया ओपन, ये हो गया सेमी क्लोज, ये हो गया क्लोज। अब मैं इनके तुम्हें डिफरेंसेस समझता हूं, देखो होता क्या है। जब हम ऐसे एक्शंस को लिखें जो हो सकते हैं, जो प्रोबेबल हैं, तो हम इफ क्लॉज में लिखते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। और मेन क्लॉज में लिखते हैं प्रोबेबिलिटी शो करने के लिए विल या शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो जो हमारे ओपन कंडीशंस होते हैं इनमें हम क्या करते हैं, इफ क्लॉज में लिखते हैं प्रेजेंट। देखो मैंने यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट लिख दिया, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट भी लिखोगे, प्रेजेंट परफेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई भी लिख सकते हो। तो जब ओपन कंडीशन हमें लिखने होते हैं तो हम इफ क्लॉज में लिखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, और मेन क्लॉज में लिख देते हैं जनरली फ्यूचर इंडेफिनिट। लेकिन मैं फिर से बता देता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट सबसे ज्यादा कंडीशनल में यूज होने वाले टेंसेस हैं। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट या फ्यूचर इंडेफिनिट ही लिखोगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी यूज हो सकते हैं, वो मैं आगे समझा दूंगा, ठीक है। अच्छा, जब हम सेमी क्लोज कंडीशनल बनाते हैं तो वहां पे हम क्या करते हैं, सेमी क्लोज कंडीशनल्स में जो हमारी इफ क्लॉज होती है उसमें हम लिखते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म इमेजिनेशन शो करने के लिए। अभी जैसे आंसर्ड हमने लिखा है, ये है प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड, ये हमने प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड पिछली क्लास में पढ़ लिया। लेकिन मैं यहाँ पे समझने के लिए लिख देता हूँ पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। बाकी तुम्हें ये पता तो है ही कि पास्ट इंडेफिनिट नहीं है, पास्ट सब्जेक्टिव मोड है, वो अपना समझ लेना, ठीक है। अब चूंकि ये सिचुएशन इमेजिनरी होती है, इफ के साथ जो लिखी होती है वो रियल हो नहीं सकती, तो अगर वो कंडीशन रियल नहीं हो सकती तो उसका रिजल्ट भी रियल नहीं हो सकता, तो हम यहाँ पे विल सेल का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमने मॉडल्स में पढ़ा था कि विल सेल प्रोबेबिलिटी शो करते हैं। लेकिन ये सिचुएशन इमेजिनरी है तो ये रिजल्ट प्रोबेबल है नहीं, तो चूंकि ये रिजल्ट प्रोबेबल नहीं है तो इसीलिए हम यहाँ पे विल सेल का यूज ना करके वुड का यूज करेंगे। अच्छा, वुड जो होता है वो विल सेल की वीकर फॉर्म होता है। विल सेल का यूज हम तब करते हैं जब सिचुएशन प्रोबेबल हो, और अगर वो सिचुएशन प्रोबेबल ना हो, डाउटफुल हो, तो हम वुड लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमने वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म लिख दिया सेमी क्लोज में, ठीक है। अब क्लोज कंडीशंस में आते हैं। क्लोज कंडीशंस में क्या होता है कि चूंकि ये पास्ट के इमेजिनेशंस होते हैं, पास्ट के एक्शंस को हम एज्यूम कर रहे होते हैं, तो हमने पढ़ा था कि जब पास्ट के इमेजिनेशंस हमें लिखने होते हैं तो हमें हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी पड़ती है इफ क्लॉज में। तो इफ के साथ जो हेड प्लस थर्ड फॉर्म हमने लिखा है ना, ये एक्चुअली है तो पास्ट का इमेजिनेशन, पास्ट सब्जेक्टिव मोड है ये, ठीक है। लेकिन हम समझने के लिए इसे पास्ट परफेक्ट लिख देते हैं। बाकी तुम अपना ध्यान देना, ये पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं है, ये पास्ट सब्जेक्टिव मोड है जो पास्ट की इमेजिनेशन शो करने के लिए लिखा गया। अच्छा, चूंकि वो जो हम कंडीशन इमेजिन कर रहे हैं वो पास्ट की है, तो रिजल्ट भी पास्ट का हो गया। अच्छा, रिजल्ट का पास्ट जो होता है ना वो हो चुका एक्शन होता है, जो पहले ही हो चुका होता है। क्योंकि वो पहले ही हो चुका होता है तो हम वुड के साथ में ना हैव प्लस थर्ड फॉर्म लिखते हैं। अच्छा, ये जो हैव प्लस थर्ड फॉर्म हम लिखते हैं ना, ये वर्ब की परफेक्ट फॉर्म होती है जो ये शो करती है कि जिस एक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं वो एक्शन एक्चुअली हो चुका है। तो चूंकि वो पास्ट का एक्शन है तो वास्तव में हो ही चुका होता है, तो इसीलिए हम उसको वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म में लिखते हैं, जिससे ये पता चल जाता है कि दिस एक्शन हैज एक्चुअली टेकन प्लेस, ये एक्शन अब हो चुका है, ठीक है। तो ये हो गया कि जब हमें ओपन कंडीशंस को एक्सप्रेस करना होता है तो इफ क्लॉज प्रेजेंट में, मेन क्लॉज फ्यूचर में, ठीक है। जब हमें इमेजिनेशन एक्सप्रेस करना होता है तो हम इफ क्लॉज के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखते हैं जो कि पास्ट सब्जेक्टिव मोड होती है, और मेन क्लॉज में वुड कुड के साथ में फर्स्ट फॉर्म लिख देते हैं, ठीक है। जब हम पास्ट के सिचुएशंस को इमेजिन करते हैं तो इफ के साथ में हेड प्लस थर्ड फॉर्म लिख देते हैं जो कि पास्ट के इमेजिनेशन के लिए यूज होता है, और जो पास्ट का रिजल्ट होता है उसकी कंप्लीशन की फॉर्म शो करने के लिए वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन अब एक चीज और समझना, जैसे हमने लिख दिया इफ ही आंसर द क्वेश्चन ही विल गेट अ प्राइज, कि अगर उसने आंसर कर दिया क्वेश्चन को सही से तो उसको प्राइज मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो ये हम प्रोबेबिलिटी नहीं शो करें, ये गेस करें, मतलब अगर इसने क्वेश्चन सही दे दिया तो हो सकता है इसको प्राइज मिल जाए, मतलब हम श्योर नहीं लेकिन ऐसा गेस कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे मे का भी यूज कर सकते हैं। या अगर हमें उस पर्सन की एबिलिटी को या उसकी कैपेसिटी को एक्सप्रेस करना हो तो हम कैन भी यूज कर सकते हैं। तो मतलब ये कोई जरूरी नहीं कि ओपन कंडीशन में हमेशा हम विल सेल का ही यूज करेंगे, ठीक है। विल सेल का यूज हम तब करते हैं जब हम कोई सिचुएशन प्रिडिक्ट कर रहे हो कि ऐसा होगा। लेकिन अगर हम गेस कर रहे हो तो फिर हम मे का यूज कर लेंगे। अगर हम किसी पर्सन की एबिलिटी शो कर रहे हो या मतलब ऐसा कुछ कर रहे हो तो हम कैन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, जैसे हम यहाँ पे कैन या मे या विल सेल यूज कर सकते हैं, लेकिन वो तब जब ये ओपन कंडीशनल और इफ क्लॉज प्रेजेंट टेंस में हो। अगर ये सेमी क्लोज कंडीशनल हो और इफ क्लॉज में हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी हो,
तो जैसे यहाँ पे विल सेल की जगह वुड लिखा है ना, वैसे यहाँ पे मे की जगह माइट लिखना और कैन की जगह कुड लिखना। ठीक है, तो सेमी क्लोज में मे कैन का यूज मत करना, माइट कुड का यूज करना, जैसे विल सेल की जगह वुड का यूज करते हो। उसी तरीके से अगर मान लो क्लोज कंडीशनल हो, तो जैसे यहाँ पे हमने वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म लिखा ना, वैसे माइट हैव या कुड हैव के साथ में थर्ड फॉर्म लिखना। तो कुल मिला के बात यह है कि कैन और मे का यूज तभी कर पाओगे जब ओपन कंडीशनल हो। अगर सेमी क्लोज होगा या क्लोज कंडीशनल होगा, ठीक है, तो फिर तुम वहां पर, मैंने कहा था ना 2 मिनट मुंह बंद रखना, लेकिन तुम्हें तरसेम सिंह तुम्हें समझ में नहीं आता। मैंने कहा 2 मिनट सुन लो उल्लू आदमी, किसी की सुन लोगे तो पूछना कम पड़ेगा, लेकिन तुम्हारे साथ बड़ी दिक्कत है, तुम सुनना नहीं चाहते। ठीक है, सेकंड और थर्ड के सिग्निफिकेंस में क्या डिफरेंस हो गया? रुक जाओ ना अंकल, अभी तो मैं समझा ही रहा हूं, मैंने छोड़ दिया क्या है? तब तक उसका मतलब धीरज छूट गया। तो ये जो कुड और माइट और वुड होते हैं ना, ये एक्चुअल में विल सेल की वीकर फॉर्म होती हैं और उनकी पास्ट फॉर्म्स भी होती हैं। तो विल का, कैन का, मे का यूज हम तब करते हैं जब हमें ये शो करना हो कि हम इस सिचुएशन को, इस एट्रीब्यूट, इस इंटेंशन को लेकर बहुत श्योर हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमारा हम श्योर ना हो, हम डाउटफुल कंडीशन में हो, तो हम विल सेल का यूज नहीं कर सकते, तो हम वहां पे उसकी वीकर फॉर्म वुड लिख देते हैं। ठीक है, ऐसा हमें तब करना पड़ता है जब या तो वो सिचुएशन इमेजिनरी हो जो हम लिख रहे हैं, या फिर वो पास्ट की हो। ठीक, तो ये पॉसिबिलिटीज हो गई। एक पॉसिबिलिटी यहां पे और होती है, ठीक है, वो मैं देखो यहां लिखता हूं। मान लो मैं यहां पे एक डी सेंटेंस लिख दूं, इफ यू इफ यू हीट आइस इट टर्न्स इनटू वाटर। ठीक है, इफ यू हीट आइस इट टर्न्स इनटू वाटर, जैसे हमने ये लिख दिया। अब देखो एक चीज समझना, ये भी कंडीशनल है, लेकिन इस कंडीशनल में हमने क्या किया है कि इस कंडीशनल में जो हमारी इफ क्लॉज है, इफ यू हीट आइस प्रेजेंट टेंस, इट टर्न्स इनटू वाटर जो हमारी मेन क्लॉज है प्रेजेंट टेंस। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारी इफ क्लॉज है, मेन क्लॉज है, दोनों प्रेजेंट में, फ्यूचर में हमने एक भी नहीं लिखी। अब ये हमने फ्यूचर में क्यों नहीं लिखी, प्रेजेंट टेंस में क्यों लिखी, देखो मैं बता देता हूँ। इसके पीछे लॉजिक ये है, ठीक है, हाँ, इसके पीछे लॉजिक ये है कि ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है। भाई देखो, विल सेल जो होते हैं ना, प्रोबेबिलिटी शो करते हैं। हमने क्या पढ़ा था? विल और शेल जो मॉडल्स होते हैं, दे आर यूज टू रेफर टू सम काइंड ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है हमारा प्रिडिक्शन, कि हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं। क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं, देखो समझना। मान लो कोई पर्सन है, हमने उससे कहा इफ यू गेट लेट यू विल मिस द बस, कि अगर तुम में देर हो गई तो तुम्हारी बस छूट जाएगी। मतलब जनरली ऐसा ही होता है कि भाई आदमी लेट हो जाएगा तो बस तो छूट ही जाएगी। ठीक है, लेकिन देखो कई कंडीशन ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें आप लेट हो जाओगे लेकिन फिर भी बस नहीं छूटेगी। कैसे? मान लो बस भी लेट हो गई, भाई ऐसा हो सकता है कि आप लेट हुए, उधर बस भी लेट हो गई, आपको बस मिल गई। तो मान लो कोई पर्सन है 5 बार लेट हो गया, तो कोई जरूरी नहीं है उसकी 5 बार बस छूट जाएगी, हो सकता है बस भी लेट हो जाए। तो हो सकता है 5 बार लेट हुआ, 3 बार बस उसकी मिस हो गई, 2 बार नहीं मिस हुई। ठीक है, तो ये है प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रिडिक्ट हम कर रहे हैं, लेकिन कोई सर्टेनिटी थोड़ी होती है प्रिडिक्शन की, लेकिन इसकी सर्टेनिटी है। मान लो किसी पर्सन ने 5 टाइम्स आइस को हीट किया, तो ऐसा तो है नहीं कि 5 टाइम उसने आइस को हीट किया और 3 टाइम्स जो आइस है वो वाटर बन गई और 2 टाइम्स नहीं बनी, नहीं। ये फैक्ट है, ये एक्चुअल में एक साइंटिफिक फैक्ट है कि आइस जो है ना वो उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी गर्म करने पे। तो इस तरीके की सिचुएशन जो यूनिवर्सल फैक्ट्स होती हैं, ये हमने टेंस में भी पढ़ा था, ठीक है, कि जो सिचुएशन यूनिवर्सल फैक्ट्स होती हैं उनको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा करो, उनको विल सेल के साथ में मत लिखा करो। तो एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे ये भी होती है कि हमारी इफ क्लॉज और मतलब मेन क्लॉज दोनों ही प्रेजेंट टेंस में हो, लेकिन हम ऐसे सेंटेंसेस तभी यूज करते हैं जब वो सिचुएशन किसी यूनिवर्सल फैक्ट को, किसी रूल को, किसी लॉ को एक्सप्रेस कर रही हो तो। ठीक है, अगर प्रिडिक्शन होगा तब हम ऐसा नहीं करेंगे, फिर हमें विल सेल ही लिखना पड़ेगा। अभी जो हमने डी सेंटेंस लिखा है ना, फोर्थ टाइप का सेंटेंस, ये एक्चुअल में फोर्थ टाइप के कंडीशनल का नहीं है। कंडीशनल के टाइप 3 ही, ओपन, सेमी क्लोज, क्लोज। ये जो हमने डी लिखा है ना, ये ओपन कंडीशनल है, उसका सब टाइप है। मतलब ये जो हमारा ओपन कंडीशनल है ना, इसी का सब टाइप है ये डी। अच्छा, कई बार क्या होता है कि डी टाइप का जो कंडीशनल है ना, लोग इसको जीरो कंडीशनल, बकवास कंडीशनल कह के पढ़ा देते हैं कि जीरो कंडीशनल है, वो कंडीशनल है। ऐसा कुछ नहीं होता, 0 1 2 3 ये बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता। देर आर ओनली 3 टाइप्स ऑफ कंडीशनल्स, ओपन, सेमी क्लोज एंड क्लोज। ठीक है, ओपन कंडीशंस 2 तरीके के हो सकते हैं, एक वो जो प्रिडिक्शन है, एक वो जो यूनिवर्सल फैक्ट्स हैं। ठीक है, तो जो यूनिवर्सल फैक्ट्स होते हैं, रूल्स होते हैं, लॉज होते हैं, उनमें इफ क्लॉज को, मेन क्लॉज को, दोनों को ही प्रेजेंट टेंस में लिखा करते हैं। ठीक है, तो ये जो इतनी देर में मैंने तुम्हें समझाया ना, ये टाइप्स ऑफ कंडीशनल्स हैं।
ठीक है, किस तरीके की सिचुएशन में कौन से टाइप का कंडीशनल का हमें यूज करना पड़ता है। अब मैं एक बार सारी बातें तुम्हें फिर से रिवाइज करवा देता हूं, लेकिन ध्यान से सुनना, ठीक है, और उसको समझने की कोशिश करना। मुश्किल नहीं, बहुत आसान है, ठीक है, लेकिन बस ये है कि कई फैक्ट्स एक साथ में ध्यान रखने पड़ जाते हैं। देखो मैं शुरू से बताता हूँ, ध्यान से सुनना। कंडीशनल्स कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं जिनमें एक इफ क्लॉज होती है, एक मेन क्लॉज होती है, ठीक है। मेन क्लॉज में एक रिजल्ट लिखा होता है, इफ क्लॉज में उस रिजल्ट को पाने की कंडीशन लिखी होती है। इफ क्लॉज में लिखा गया एक्शन जो होता है वो एक कंडीशन होती है, अगर वो फुलफिल हो जाएगी तो मेन क्लॉज में लिखा गया रिजल्ट होता है वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, कंडीशनल्स हमारे जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप की सिचुएशंस को एक्सप्रेस करते हैं, तो डिफरेंट टाइप की सिचुएशंस के बेसिस पर कंडीशनल्स के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। ये टाइप्स जो होते हैं इनको हम ओपन, सेमी क्लोज या क्लोज कहते हैं बेसिकली, ठीक है। ओपन टाइप के कंडीशंस वो होते हैं जिनमें लिखी गई सिचुएशंस रियलिस्टिक होती हैं, प्रोबेबल होती हैं, पूरी हो सकती हैं, उनके रिजल्ट्स पाए जा सकते हैं, ठीक है। सेमी क्लोज का यूज हम तब करते हैं जब हम कोई सिचुएशन ऐसी एज्यूम कर लें जो कि इमेजिनरी है, अनरियल है, इम्प्रोबेबल है, जो हमें पता है कि ऐसा नहीं होता है और नहीं ऐसा हो पाएगा, लेकिन फिर भी आदमी कई बार एज्यूम करता है। मान लो मैं ही हूं, मैं एज्यूम करने लग जाऊं कि अगर मैं अमेरिका का राष्ट्रपति रहूं तो फिर मैं ये मतलब संभाल लूं कोरोना वायरस, ठीक है। लेकिन मुझे पता है कि ना मैं हूं ना मैं हो जाऊंगा, लेकिन इमेजिन करने में क्या जाता है, आदमी है कुछ भी इमेजिन कर सकता है, ठीक है। तो कई बार हमें खुद पता होता है कि जो सिचुएशन हम अज्यूम कर रहे हैं, जो सिचुएशन हम मतलब इफ के साथ लिख रहे हैं वो रियलिस्टिक है नहीं, ऐसा होगा नहीं। तो जब हमें ये पता हो कि जो हम लिख रहे हैं, बोल रहे हैं वो अनरियल है, इम्प्रोबेबल है, तो फिर हमें उसको सेमी क्लोज के स्ट्रक्चर पे लिखना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, फिर कई बार ऐसा भी होता है कि हम पास्ट में जो घटनाएं हो चुकी हैं उनको लेकर इमेजिन करें, कि जैसे अगर हम ये इमेजिन करें कि हमारे देश को आजादी अगर 1857 में मिल गई होती है, जो कि हमें पता है कि 1947 में मिली, 1947 में हमें आजादी मिली, लेकिन हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि अगर 1987 में नहीं 1857 में मिली होती तब क्या होता। तो हमें पता है कि जो पास्ट में घटना हो चुकी है वो हो चुकी है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम अज्यूम कर रहे हैं कि अगर ऐसा हो जाता तो हम क्या होता। तो हम इस तरीके की सिचुएशन में क्लोज कंडीशन यूज करते हैं। तो क्लोज कंडीशन पास्ट के लिए, ठीक है, यूज होते हैं, ये ध्यान रखना। ओपन और सेमी क्लोज प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए यूज होते हैं। ओपन और सेमी क्लोज दोनों प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए यूज होते हैं। जो प्रेजेंट और फ्यूचर में होने वाली घटनाएं हैं, प्रोबेबल हैं, रियलिस्टिक हैं, उनके लिए ओपन कंडीशनल यूज होता है। जो प्रेजेंट और फ्यूचर में नहीं होने वाली घटनाएं हैं, इमेजिनरी हैं, इम्प्रोबेबल हैं, अनरियलिस्टिक हैं, उनके लिए सेमी क्लोज यूज होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब इनके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ओपन कंडीशन चूंकि प्रोबेबल सिचुएशंस होती हैं तो हम उनमें क्या करते हैं, मेन क्लॉज को फ्यूचर में लिखते हैं और इफ क्लॉज को प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं, जैसा कि हमने टेंस में पढ़ा था बिल्कुल वैसे, ठीक। सेमी क्लोज कंडीशन जो होते हैं वो इमेजिनरी सिचुएशन होती है, वो हमारा इमेजिनेशन होती है, वो रियलिस्टिक होती नहीं है, प्रोबेबल होती नहीं है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इफ के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखते हैं जो एक्चुअली पास्ट सब्जेक्टिव मूड होती है, लेकिन हम उसको समझने के लिए यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिख रहे हैं, ठीक है। अब जब हमारी कंडीशन इमेजिनरी हो जाती है, जब हमें पता है कि ये जो सिचुएशन हमने इफ के साथ लिख दी है इमेजिनरी है, ऐसा होगा नहीं, तो फिर उसका रिजल्ट भी नहीं आएगा। अब चूंकि उसका रिजल्ट भी नहीं आएगा तो हम विल सेल नहीं यूज करके मेन क्लॉज में वुड का यूज करेंगे, ठीक है। विल सेल प्रोबेबिलिटी शो करते हैं तो हम उनका यूज नहीं कर सकते क्योंकि इमेजिनरी कंडीशन है। अच्छा, पास्ट की जो कंडीशंस होते हैं एक्चुअली वो हो चुकी होती हैं, उनके रिजल्ट आ चुके होते हैं। क्योंकि वो हो चुकी होती है और उनके रिजल्ट आ चुके होते हैं तो इसलिए हम मेन क्लॉज में जो वर्ब लिखते हैं वो परफेक्ट फॉर्म में लिखते हैं। परफेक्ट फॉर्म में इसलिए लिखते हैं जिससे ये पता चल जाए कि वो एक्चुअल में सिचुएशन हो चुकी है, लेकिन जैसा हम अज्यूम कर रहे हैं वैसे नहीं होकर दूसरे तरीके से हो गई, ठीक है। तो ये जो हमने ही वुड हैव गॉट प्राइज लिखा ना, इससे हमें पता चल गया कि ही डिडंट गेट अ प्राइज, उसको प्राइज मिला नहीं, ठीक है। अगर मिल गया होता तो हमें ये सिचुएशन अज्यूम नहीं करनी पड़ती। तो पास्ट की जो सिचुएशंस होती हैं वो हो चुके एक्शंस होते हैं, इसीलिए हम मेन क्लॉज में वुड हैव या गुड मतलब कुड हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देते हैं, ठीक। ये वर्ब की परफेक्ट फॉर्म होती है जो ये शो करती है कि द एक्शन हैज टेकन प्लेस। अच्छा, फिर हमने पढ़ा कि विल सेल की जगह हम चाहें तो कैन और मे भी लिख सकते हैं। देखो जैसे हमने लिखा ही विल गेट अ प्राइज, तो ये हमारा प्रिडिक्शन हो गया, मतलब हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं इसे प्राइज मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम प्रिडिक्ट ना कर रहे हो, हम श्योर ना हो, हम गेस कर रहे हो कि हो सकता है प्राइज इसी को मिल जाए, तो फिर हम कैन लिख मे लिखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमें किसी पर्सन की एबिलिटी को, स्ट्रेंथ को, कैपेसिटी को एक्सप्रेस करना हो तो हम कैन भी लिख सकते हैं। लेकिन ये मे और कैन और विल सेल तभी लिखा करो जब ओपन कंडीशन लो, सेमी क्लोज में और क्लोज कंडीशन में इनकी जगह कुड और माइट का यूज कर लिया करो, ठीक है। फिर हमने एक फोर्थ सिचुएशन पढ़ी। फोर्थ सिचुएशन एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें हमारी इफ क्लॉज और मेन क्लॉज दोनों प्रेजेंट टेंस में लिखी होती हैं, लेकिन ये स्ट्रक्चर तभी यूज किए जाते हैं जब वो कंडीशन एक यूनिवर्सल फैक्ट हो, ठीक है। यूनिवर्सल फैक्ट हो, कोई रूल या लॉ भी हो सकता है, ठीक है। और ये ओपन कंडीशनल का ही एक सब टाइप होता है, ध्यान रखना, मतलब ये कोई फोर्थ टाइप ऑफ कंडीशनल नहीं होता। टाइप ऑफ कंडीशनल वही हो गया ओपन, सेमी क्लोज एंड क्लोज्ड, ये ओपन कंडीशनल का एक सब टाइप होता है, ठीक है। तो ये थे हमारे कंडीशंस, ये इनके बेसिक रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी जो हमने गैदर कर ली। अब हम इन पे बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई एक आधी बात तुम्हें पूछनी बतानी रह गई हो तो 5 मिनट में दे रहा हूँ, पूछ लो, फिर हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आ जाएंगे, ठीक है। हरियम ना 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 ना।
3 टाइम्स इसलिए रिवाइज करवा दिए बच्चे, क्योंकि कई बच्चे होते हैं ना मोटे दिमाग के होते हैं, उनको पकड़ में आता नहीं पहली बार में। उन्हें बता रहे होगे तो वो अपने पड़ोसी को देख रहे होंगे, कोई साथ में बैठा होगा, उन्हें बता रहे होगे तो उनका फोन पे ध्यान होगा, या दूसरे हाथ में दूसरा फोन खोल रखा होगा। तो मैं अपनी तरफ से कोई ऐसा वजह नहीं छोड़ना चाहता कि बच्चों को समझ में ना आए। और बच्चा इतना बड़ा भोंदू ही हो जब उसको समझ में ना आए, और वो इतना बेवकूफी हो कि उसको पढ़ने के टाइम इधर उधर ध्यान बटा रहा हो, ठीक है, तब तो फिर मैं उसको सिखा भी क्या लूंगा, फिर तो उसको ब्रह्मा जी भी नहीं सिखा पाएंगे। तो 3 बार मैंने इसलिए रिवाइज करवा दिया कि मान लो किसी बच्चे को ध्यान से सुनना एक बार में नहीं समझ में आया तो दूसरी बार में आ जाएगा, दूसरी बार में नहीं समझ में, तीसरी बार में समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब मान लो कोई कहते जड़ बुद्धि है, उसको तो समझ में नहीं आ रहा है, उसको समझा भी दिया लेकिन वो सुन के राजी नहीं, वो अपना ध्यान में इधर लगाए उधर लगाए, तो उसको तो खैर कौन पढ़ा लेगा, कोई भी नहीं। ठीक है, आ जाए क्वेश्चन पे। हाँ, यूनिवर्सल ट्रुथ में दोनों क्लॉज ऑलवेज प्रेजेंट इंडेफिनिट में, हाँ बच्चे दोनों प्रेजेंट में होते हैं। ओनली इफ वाले होते नहीं होते, अब इसके लिए रुक जाओ थोड़ा सा, ये आगे हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ऑलमोस्ट क्लियर हो गया ना, थोड़ा बहुत बचा वो भी क्वेश्चन बताऊंगा, उससे हो जाएगा। नहीं, उसमें केवल पास्ट इंडेफिनिट आएगा। हाँ, पढ़ा नहीं था, मूड में पढ़ा नहीं था कि वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है जो इमेजिनेशन शो करती है। चलो सीधे क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। एक मिनट, ये क्या हो गया। देखो पहला क्वेश्चन देखो, इफ ही हैड मोर मनी ही वुड हैव बॉट अ बेटर कार। चलो पहले एक बार आंसर तुम बता दो, फिर मैं समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 का बच्चों आंसर बता दो जल्दी से। वुड बॉट नहीं हो सकता बेटा, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ध्यान रखना, ठीक है। देखो मैं समझाता हूं इसमें है क्या। ये जो हमने हैड लिखा ना, हैड, ये ध्यान से देखना, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो अगर हम यहाँ पे ये लिख रहे हैं इफ ही हैड मोर मनी, तो इसका मतलब ये सेमी क्लोज कंडीशनल हो गया। अगर हम इफ क्लॉज में वर्ब की सेकंड फॉर्म लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये हमारा सेमी क्लोज कंडीशनल हो गया। अगर ये सेमी क्लोज कंडीशनल हो गया तो हमें मेन क्लॉज में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ देखो हमने वुड हैव बॉट लिख रखा है। अच्छा, वुड हैव बॉट जो है ना वर्ब की परफेक्ट फॉर्म है, इसका यूज हम तब करते हैं जब हमारा कंडीशनल पास्ट का हो, मतलब क्लोज कंडीशनल हो, ठीक है। तो अगर हम वुड हैव बॉट लिख रहे हैं तो ये क्लोज कंडीशनल हो जाएगा और हमें यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस लिखना पड़ेगा हैड हैड, ठीक है। लेकिन अगर हम इफ क्लॉज में हैड लिख रहे हैं तो ये सेमी क्लोज हो जाएगा और हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा वुड बाई। तो अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम हैड हैड लिख के सही कर लें या हम वुड बाई लिख के सही कर लें। तो मैं पहले कई बार समझा चुका हूं कि जब कभी तुम्हें ऐसा लगे ना कि हम एक सेंटेंस को दो डिफरेंट वेज में करेक्ट कर सकते हैं और दोनों ही वेज लॉजिकल हैं, ग्रामेटिकल हैं, ठीक है, तो करेक्शन हमेशा बाद वाला किया करो, ठीक है। तो ये जो हैड लिखा है ना, इसके अकॉर्डिंग यहां पे लिख दो बाय। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, इफ ही हैड मोर मनी बट ही डजंट, इफ ही हैड मोर मनी बट ही एक्चुअली ही डजंट हैव, उसके पास है नहीं और ज्यादा पैसा, ही वुड बाय अ बेटर कार, तो वो और अच्छी कार खरीद लेता। अब क्योंकि उसके पास पैसा है नहीं तो बेटर कार खरीद नहीं पाएगा, तो इसका मतलब ये हमारी इमेजिनेशन हो गई। उस पर्सन के पास जितना हम पैसा इमेजिन कर रहे हैं उतना है नहीं। अब चूंकि है नहीं और तुम चाह रहे हो अगर हो जाए, तो इसका मतलब ये सिचुएशन इमेजिनरी है, तो हमने ये लिख दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट पे जाओ। वी कुड हैव हेल्प्ड देम इफ दे कॉन्टेक्टेड अस। अब देखो कुड हैव हेल्प लिखा, तो कुड हैव हेल्प का मतलब हो गया ये वर्ब की परफेक्ट फॉर्म है। और थोड़ा सा ध्यान करना, हमने मॉडल्स में पढ़ा था कि जब हम पास्ट के एक्शंस को मॉडल्स के साथ परफेक्ट फॉर्म में लिखते हैं तो वो रियलिटी नहीं अनरियलिटी होते हैं। जैसे अगर हम ये लिख रहे हैं ना वी कुड हैव हेल्प्ड देम, तो इसका मतलब ये हो गया बट वी डिडंट, बट वी कुडंट, कि हम उसकी मदद कर देते या कर पाते बट एक्चुअली ऐसा हो नहीं पाया। तो इसका मतलब ये काम हो चुका है। अब जब ये पता चल गया ये काम हो चुका है और कंफर्म हो गया कि ये सिचुएशन पास्ट की है, तो एक क्लोज कंडीशन बनेगा। अब क्लोज कंडीशन बनाओगे तो इफ के साथ में पास्ट का इमेजिनेशन शो करने के लिए हैड प्लस थर्ड फॉर्म लिखनी पड़ेगी। तो जब हैड प्लस थर्ड फॉर्म लिखोगे तो ये हो जाएगा हैड कॉन्टेक्टेड। तो ये जाएगा वी कुड हैव हेल्प्ड देम इफ दे हैड कॉन्टेक्टेड अस। तो अंडरस्टूड मीनिंग हो गया बट दे डिडंट कॉन्टेक्ट अस, लेकिन उन्होंने हमसे कॉन्टेक्ट नहीं किया इसलिए हम उनकी मदद नहीं कर पाए।
तो जब कभी ये लगे ना कि हम एक सेंटेंस को दो तरीके से सही कर सकते हैं, तो करेक्शन हमेशा बाद वाला ही किया करो। अगर तुम्हें लगे जिन दो तरीकों से तुम सेंटेंस को करेक्ट कर रहे हो वो दोनों ही लॉजिकल हैं, दोनों ही ग्रामेटिकल हैं, तो हमेशा बाद वाला ऑप्शन ही चूज किया करो, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाओ। हालांकि हमेशा ऐसा होता नहीं है, मतलब हमेशा ऐसा नहीं होता कि आप बाद वाला करेक्शन कर लोगे, लेकिन जब पॉसिबल हो तो बाद वाला ही किया करो, ठीक है। कब ऐसा नहीं पॉसिबल होता वो देखो, मैं तुम्हें एक दो एग्जांपल से समझा दूंगा। यहां देखो समझना, मैं लिख रहा हूं इफ आई एम फ्री आई वुड अटेंड द पार्टी, ठीक है। इफ आई एम फ्री नाउ आई वुड अटेंड द पार्टी, इन दोनों सेंटेंसेस को ना एक साथ समझना। इफ आई एम फ्री आई वुड अटेंड द पार्टी, तो अगर मैं यहाँ पे एम लिख रहा हूं तो ये ओपन कंडीशनल है। अगर ये ओपन कंडीशनल है तो मुझे यहाँ पे विल या शैल लिखने चाहिए थे, वुड लिखा है, गलत है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे वुड लिखना चाह रहा हूं तो मुझे यहाँ पे वर्ड लिखना चाहिए, ठीक है। अब मैं इस सेंटेंस को दो तरीके से सही कर सकता हूं, मैं का मतलब हम इस सेंटेंस को ना दो तरीके से सही कर सकते हैं, ठीक है। हैड फ्री लिख दिया कुछ, तो अगर मैं यहाँ पे एम लिख रहा हूं तो ये ओपन कंडीशनल है। अगर ये ओपन कंडीशनल है तो हमें यहाँ पे लिखना चाहिए शैल, प्रोबेबिलिटी शो करने के लिए। तो लिखो आई शैल अटेंड द पार्टी, इफ आई एम फ्री आई शैल अटेंड द पार्टी, ठीक है। अब उसी हिसाब से देखें तो यहाँ पे भी एम लिखा हुआ है और यहाँ पे वुड लिखा हुआ है, तो सेम टाइप का लगभग सेंटेंस हो गया। तो अगर यहाँ पे एम लिखा हुआ तो वहाँ पे शैल लिख दो जैसे ऊपर वाले में लिखा, लेकिन एक छोटी सी चीज समझ लेना, यहाँ पे एक वर्ड और लिखा हुआ है एक्स्ट्रा नाउ, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने लिखा नाउ, ठीक है। तो नाउ का मतलब समझ रहे हो, देखो ये जो हम इफ आई एम फ्री लिख रहे हैं, ये सिचुएशन एक प्रोबेबिलिटी है फ्यूचर की, कि एक फ्यूचर में हम प्रोबेबिलिटी एज्यूम कर रहे हैं कि अगर मैं फ्री हुआ, जो कि मुझे लग रहा है कि मैं हो भी सकता हूं, तो फिर मैं पार्टी में जाऊंगा, मतलब चांसेस हैं ऐसा होने के। लेकिन यहाँ पे देखो हमने लिखा इफ आई एम फ्री नाउ, तो ये फ्यूचर नहीं है, ये प्रेजेंट है। ये ध्यान से देखो, ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट। नाउ लिख दिया ना टाइम, तो नाउ लिख देने से पता चल गया कि इफ के साथ लिखा गया एक्शन, जो हम इफ के साथ एक्शन एज्यूम कर रहे हैं वो फ्यूचर का नहीं प्रेजेंट का है। तो अगर कोई पर्सन प्रेजेंट में ये एज्यूम कर रहा है कि अगर वो फ्री होता, तो ये वो पर्सन एज्यूम कर रहा होगा जो फ्री नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि प्रेजेंट हमारे लिए फैक्ट होता है और प्रेजेंट में हमेशा हमें पता होता है हम फ्री हैं या नहीं है। और अगर हम प्रेजेंट में कोई सिचुएशन अज्यूम कर रहे हैं तो हमेशा मान के चलना कि वो झूठ होगी, क्योंकि प्रेजेंट हमारे सामने फैक्ट होता है और उसके बावजूद अगर हम कुछ इमेजिन करें तो वो अनरियल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमें अनरियलिटी शो करने के लिए, इम्प्रोबेबिलिटी शो करने के लिए पास्ट सब्जेक्टिव मूड यूज करना पड़ेगा और एम की जगह लिखना पड़ेगा वर। तो इसको लिख दो इफ आई वर फ्री नाउ आई वुड अटेंड द पार्टी, ठीक है। तो इसमें देखो आई एम फ्री लिखा और वुड अटेंड लिखा, तो हमने वुड अटेंड को शैल अटेंड कर दिया। इसमें भी एम फ्री लिखा और वुड अटेंड लिखा, लेकिन हमने वुड अटेंड को नहीं, एम फ्री को चेंज करके वर फ्री लिख दिया। तो ये डिफरेंस कहां से आया मैं समझा देता हूँ। वो डिफरेंस आया इस नाउ से। यहाँ पे हमने नाउ लिख दिया तो ये पता चल गया कि इफ के साथ सपोज की गई कंडीशन प्रेजेंट की है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे नाउ नहीं लिखा था तो हमने उसे फ्यूचर मान लिया। अब फ्यूचर में तो ऐसा हो सकता है कि जो आदमी आज फ्री नहीं है कल हो जाएगा, लेकिन प्रेजेंट तो उसको पता ही होता है कि मैं फ्री हूं या नहीं हूं, ठीक है। मान लो मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे और लिखा है, ऐसा समझना। मैंने एक एग्जाम्पल लिखा इफ आई एम, ठीक है, इफ आई एम टॉलर, ठीक। तो अगर मान लो मैं लिख दूं इफ आई एम टॉलर, तो इसको हम पता है क्या मानेंगे, इसको हम मानेंगे प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब एक ऐसा इवेंट जो फ्यूचर में हो सकता है, अभी नहीं है। भाई ऑब्वियस सी बात है, मान लो अगर हम वही इमेजिन कर रहे हैं तो अभी तो ये सच होगा नहीं, फ्यूचर में सच हो सकता है। तो ये हम मान लेंगे प्रोबेबिलिटी। लेकिन अगर मान लो मैं इसको ऐसे लिख दूं इफ आई एम टॉलर नाउ, अगर मैं इस समय और ज्यादा टॉल होता, तो अब इसका मतलब तो ये प्रेजेंट का इमेजिनेशन हो गया, ठीक है। तो अब हम इसे मानेंगे अनरियलिटी, कि ये प्रेजेंट की एक ऐसी सिचुएशन जो एक्चुअली अनरियल है उसको एक्सप्रेस किया जा रहा है। तो अगर हम नाउ ना लिखें तो हम इसे फ्यूचर मान लेंगे, फ्यूचर में ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि फ्यूचर के जो प्रोबेबल एक्शन होते हैं वो इफ सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है, इसके साथ लिखोगे तो प्रेजेंट टेंस में लिखे जाएंगे। लेकिन जब हम नाउ लिख देंगे तो ये पता चल जाएगा ये फ्यूचर नहीं है, प्रेजेंट है। और अगर प्रेजेंट में कोई पर्सन ये सपोज कर रहा है कि वो और टॉल होता, तो इसका मतलब वो जितना टॉल होने को अज्यूम कर रहा है वो उतना है नहीं। तो अगर वो नहीं है तो इसका मतलब ये सिचुएशन झूठ हो गई। तो इसका अंडरस्टूड मीनिंग क्या हो गया, बट आई एम नॉट, इफ आई एम टॉलर नाउ बट आई एम नॉट। तो जब ये पता चल गया कि जो तुमने लिख रखा है ये फैक्ट नहीं है, फैक्ट इसका ऑपोजिट है, तो पास्ट सब्जेक्टिव मूड वर लिख दो। तो ये छोटी छोटी बातें में सब ध्यान रखनी पड़ती हैं।
बेटा मेन क्लॉज के अकॉर्डिंग सबऑर्डिनेट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज के अकॉर्डिंग मेन क्लॉज चेंज नहीं की जा रही है, यहां पे हम चेंज कर रहे हैं बाद वाले सेंटेंस को, अगर दोनों ही तरीकों से पॉसिबल हो तो। ठीक है, अगर दोनों तरीके ना हो तब फिर ऐसा नहीं हो सकता। तो जब हम ये लिख देंगे ना इफ आई एम फ्री नाउ, तो इसका अंडरस्टूड मीनिंग हो जाएगा बट आई एम नॉट, बट आई एम नॉट, तो ये पता चल जाएगा कि ये सिचुएशन रियल नहीं है, अनरियल है, तो इसीलिए यहां पे लिख दो वर। तो जब मैं फिर से बता देता हूं, जब कभी तुम्हें ऐसा लगे कि हम किसी एक सेंटेंस को दो डिफरेंट तरीके से सही कर सकते हैं, तो हमेशा बाद वाला क्या करो, लेकिन ध्यान रखना वो दोनों ग्रामेटिकल और लॉजिकल होने चाहिए। लेकिन अगर लगे कि नहीं हम दोनों तरीके से सही नहीं कर सकते, तो जो पॉसिबल हो वही करेक्ट करो। अब जैसे ये फिफ्थ क्वेश्चन है, इससे बात तुम और बेटर समझ जाओगे, इसका आंसर एक बार बताओ। बेटा शैल की जगह कैन यूज कर सकते, नहीं यूज कर सकते, मुझे नहीं लगता अब ये तुम्हें क्वेश्चन मुझसे पूछना चाहिए, क्योंकि हम मॉडल्स में डिस्कस कर चुके हैं कि विल, शैल, कैन में ये कब यूज किए जाते हैं, इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं। अब देखो हमने लिखा इफ दे विल वर्क हार्ड दे विल क्वालिफाई द एग्जाम, ये हमने लिख दिया। अब हमने टेंस में भी पढ़ा कि अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो फ्यूचर एक्शंस लिखेंगे तो मेन क्लॉज को हमें फ्यूचर में और सबऑर्डिनेट क्लॉज को प्रेजेंट टेंस में लिखना पड़ेगा। अब देखो एक तो हमने ये मेन क्लॉज फ्यूचर में लिख रखी है और ये हमने सबऑर्डिनेट क्लॉज भी फ्यूचर में लिख रखी है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। भाई जो हमने टेंस में पढ़ा था उसी के हिसाब से गलत है, क्योंकि हमने टेंस में पढ़ा था कि मेन क्लॉज फ्यूचर में होगी, सबऑर्डिनेट क्लॉज प्रेजेंट टेंस में लिखनी पड़ेगी, तो एक तो ये इसलिए गलत हो गया। दूसरा देखो ये क्यों गलत है, अभी हमने क्या पढ़ा कंडीशनल में, अभी हमने कंडीशनल में ये पढ़ा कि जो हमारी इफ क्लॉज होती है वो ओपन कंडीशनल्स जो होते हैं उनमें लिखी जाती है प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, सेमी क्लोज जो कंडीशनल्स होते हैं उनमें लिखी जाती है पास्ट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट में मतलब। ठीक है, और जो क्लोज होते हैं उनमें लिखी जाती है पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो जो हमारी इफ क्लॉज होती है वो या तो प्रेजेंट टेंस में होगी, या पास्ट टेंस में होगी, या पास्ट परफेक्ट टेंस में होगी, ये तो हमने फ्यूचर में लिख रखी है। तो एक तो हमने टेंस में पहले ही पढ़ रखा है कि अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज और मेन क्लॉज दोनों फ्यूचर के एक्शन हो तो मेन क्लॉज को फ्यूचर टेंस में लिखना, सबऑर्डिनेट क्लॉज को प्रेजेंट में लिखना है। एक तो ऐसे ही गलत हो गया, टेंस पढ़ा था उसी के हिसाब से। नहीं तो अभी जो हमने कंडीशनल पढ़ा उसके हिसाब से भी गलत हो गया कि भाई ओपन कंडीशनल बनाओगे तो इफ क्लॉज प्रेजेंट टेंस में, सेमी क्लॉज बनाओगे तो पास्ट में, और क्लोज बनाओगे तो पास्ट परफेक्ट में, इफ क्लॉज फ्यूचर में तो आ नहीं सकती, तो ये फ्यूचर टेंस तो गलत है, कंफर्म है। अब अगर हम मेन क्लॉज में फ्यूचर लिख रहे हैं तो इसका मतलब ओपन कंडीशनल है, अगर ये ओपन कंडीशन है तो इफ क्लॉज हमारी प्रेजेंट टेंस में होनी चाहिए थी, तो इसको ऐसे लिख दो। तो ये ध्यान देना है कि अगर दो करेक्शन पॉसिबल हैं तब तो करो बाद वाला, लेकिन अगर दोनों ना पॉसिबल हैं तो जो पहले वाला है वही करेक्ट किया करो। ठीक है, फिर हमने लिखा ही वुड स्टेड लॉन्गर इफ ही हैड मोर टाइम। अब यहां देखो ये वुड मॉडल है, और हमें पता है कि मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो अगर मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो जो स्टेड हमने लिखा ये गलत है, हमें स्टे लिखना पड़ेगा। तो जैसे ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, इनमें हम बाद वाला करेक्शन कर ही नहीं सकते, क्योंकि जो मिस्टेक है वो पहले वाले पार्ट में है, तो पहले ही करेक्शन करना पड़ेगा। लेकिन जब लगे कि हम दोनों तरीके से सही कर सकते हैं, पहले भी बाद में भी, तो फिर बाद वाला करेक्शन क्या करो, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट में हमने लिखा हैड ही रिवाइज द सिलेबस वेल ही वुड नॉट फेल द टेस्ट। अब देखो अगर तुम्हें पता हो तो ठीक है, नहीं तो मैं बता देता हूं, ये जो हैड ही रिवाइज सिलेबस वेल हमने लिखा ना, ये एक्चुअली में लिखा हुआ है इफ ही हैड रिवाइज सिलेबस वेल। ये जो हमारी इफ क्लॉजेस होती है ना, हम इनको इन्वर्टेड फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम इन्हें इन्वर्टेड फॉर्म में लिखते हैं तो वो जो इफ होता है वो ड्रॉप हो जाता है, तो मतलब अगर हम हैड ही रिवाइज द सिलेबस वेल लिख रहे हैं तो इसका मतलब हम इनडायरेक्टली ये लिख रहे हैं इफ ही हैड रिवाइज द सिलेबस वेल। तो अगर हम ये लिख रहे हैं इफ ही हैड रिवाइज द सिलेबस वेल, तो इसका अंडरस्टूड मीनिंग क्या हो गया, बट इट डिडंट, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया होगा, क्योंकि जब हम इफ के साथ हैड प्लस थर्ड फॉर्म लिखते हैं ना, तो इसका मतलब होता है ये हमारा कंडीशन पास्ट का है। ठीक है, हाँ, तो अगर हम लिख रहे हैं ना इफ ही हैड रिवाइज्ड वेल, तो इसका मतलब ये क्लोज कंडीशनल हो गया। अगर ये क्लोज कंडीशन हो गया तो मेन क्लॉज में हमें लिखना पड़ेगा वुड प्लस फर्स्ट, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। लेकिन यहाँ पे देखो हमने वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख रखी है फेल, तो इसको हटा के हैव फेल्ड लिख दो। तो लिख दो हैड ही रिवाइज द सिलेबस वेल ही वुड नॉट हैव फेल्ड द टेस्ट। इंटरोगेटिव नहीं बेटा, ये इन्वर्टेड फॉर्म है, इसे इंटरोगेटिव नहीं कहते, ये इन्वर्टेड फॉर्म होती है, क्वेश्चन थोड़ी हम पूछ रहे हैं। नेक्स्ट देखो एट्थ, इफ यू मेड नो मिस्टेक्स
दे माइट हैव सेलेक्टेड यू, इफ यू मेड नो मिस्टेक्स दे माइट हैव सेलेक्टेड यू। एट्थ सेंटेंस का आंसर बताना क्या है, ए या बी? इफ यू मेड नो मिस्टेक्स दे माइट हैव सेलेक्टेड यू। अब देखो यहां पे ध्यान से समझना, अगर हम मेड लिखेंगे ना तो ये पास्ट सब्जेक्टिव मूड हो गया। अगर हम इफ के साथ वर्ब के सेकंड फॉर्म लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये जो सिचुएशन हम कर रहे हैं ना इमेजिन, ये पास्ट की नहीं है, ये प्रेजेंट या फ्यूचर की इमेजिनेशन है, तो पास्ट सब्जेक्टिव मूड हो गया, सेमी क्लोज कंडीशन हो गया। तो अगर ये सेमी क्लोज कंडीशन हो जाएगा तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा माइट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेलेक्ट। ठीक। तो मान लो अगर हम इस सिलेक्टेड को हटा के यहाँ पे सेलेक्ट लिख दें तो ये हैव गलत हो जाएगा, क्योंकि हैव के साथ तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है, तो सिलेक्ट फर्स्ट फॉर्म यहाँ लिख दोगे तो हैव गलत हो जाएगा। अच्छा, अगर हैव रिमूव करोगे तो यहाँ पे सिलेक्टेड की जगह सिलेक्ट नहीं लिख पाओगे, क्योंकि हैव अलग पार्ट में है, सिलेक्टेड अलग पार्ट में है। तो अगर हम बाद वाला करेक्शन करेंगे ना तो हमें दो करेक्शन करने पड़ेंगे, एक तो हैव रिमूव करना पड़ेगा, दूसरा सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब ये तो इतना तो खैर हमें पता है कि दो करेक्शन तो आप कर ही नहीं सकते भाई, एक ही पार्ट में करेक्शन पॉसिबल होता है करना। तो जब हमें पता है कि हम यहाँ पे माइट सिलेक्ट लिख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि सिलेक्ट लिखेंगे तो हैव गलत हो जाएगा, हैव हटाएंगे तो सिलेक्ट नहीं लिख पाएंगे, ठीक है, तो फिर आ जाओ वापस यहाँ पे करेक्शन कर दो। माइट हैव सिलेक्टेड का मतलब ये हो चुका इवेंट है, हो चुका इवेंट है तो क्लोज कंडीशन लिख दो। तो मैं फिर से बता रहा हूं कि जब कभी ऐसा लगे कि हम दो तरीके से करेक्शन कर सकते हैं तो करेक्शन क्या करो, बाद वाला। लेकिन हर बार ऐसा पॉसिबल नहीं होता। पता चला सेंटेंस के पहले पार्ट में मिस्टेक कर दी तो फिर कैसे बाद में करेक्शन करोगे, या पता चले जो बाद में करेक्शन करना है वो दो पार्ट में करना पड़ेगा, तो दो पार्ट में तो करेक्शन कर नहीं सकते, तो फिर पहले वाले पार्ट में करेक्शन कर दो, ठीक है। नाइन्थ पे आ जाओ, द रिजल्ट वुड बी डिफरेंट इफ दे हैड नॉट ड्रॉप्ड सो मेनी कैचेस। The result would be different if they had not dropped so many catches. नाइन्थ का आंसर बता दो। नाइन्थ का बेटा आंसर बताओ, नाइन्थ का। दिख रहे हैं बेटा रजनीश, दिख रहे हैं। नाइन्थ क्वेश्चन का आंसर बताएं सारे लोग। हरि ओम प्रभु। अब देखो जैसे हमने लिखा द रिजल्ट वुड बी डिफरेंट, तो हमने मेन क्लॉज में वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म लिख रखा है, तो इसका मतलब सेमी क्लोज कंडीशनल हो गया। अगर ये सेमी क्लोज कंडीशनल हो गया तो हमें इफ क्लॉज में पास्ट इंडेफिनिट लिखना पड़ेगा, तो हमें हैड नॉट ड्रॉप की जगह डिड नॉट ड्रॉप लिखना चाहिए। कायदे से, मतलब अगर हमने मेन क्लॉज में वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म लिख दिया तो इसका मतलब सेमी क्लोज कंडीशन हो गया। तो अगर सेमी क्लोज कंडीशन हो गया तो हमें वहां पे डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म लिखना चाहिए, ठीक है। लेकिन एक चीज देखना, रूल से हर एक चीज चलती नहीं है। मैंने कहा ना कि लैंग्वेज को समझने के लिए एक जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड और डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ग्रामर दोनों क्लियर होनी चाहिए। मतलब अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज तो क्लियर होनी ही चाहिए, ग्रामर तो ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड भी होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम लिखे थे रिजल्ट वुड बी डिफरेंट, तो इसका मतलब कोई रिजल्ट आ चुका है और हम इमेजिन कर रहे हैं कि रिजल्ट दूसरा होता, ठीक है। तो ये बात हम तब कह सकते हैं जब एक्चुअल में रिजल्ट आ चुका हो, कि रिजल्ट सेम या डिफरेंट। तो अगर हम यहाँ पे डिफरेंट वर्ड लिख रहे हैं तो इसका मतलब एक्चुअली रिजल्ट आ चुका है और काम हो चुका है। दूसरा हमने लिखा सो मैनी कैचेस, सो मैनी कैचेस का मतलब इतने ज्यादा कैचेस, तो इसका मतलब ये कैचेस ड्रॉप कर चुके हैं, तभी हमें पता है कि हाउ मैनी कैचेस, ठीक है। तो अगर यहाँ पे सो मेनी कैचेस लिखा है तो इससे हम ये इजिली गेस कर सकते हैं कि ये कैचेस ड्रॉप कर चुके हैं, तभी हमें पता चल पाया, और उस नंबर को रेफर करने के लिए हम सो मेनी कैचेस लिख रहे हैं। अगर हम रिजल्ट को लेकर डिफरेंट एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब कोई रिजल्ट आ चुका है और हम उससे डिफरेंट रिजल्ट को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो कुल मिला के कंडीशन ये है कि जिस एक्शन की बात हो रही है वो हो चुका है, अभी होना नहीं है। तो अगर वो हो चुका है तो क्लोज कंडीशन बनाना पड़ेगा। क्लोज कंडीशन बनाओगे तो इफ क्लॉज में हैड प्लस थर्ड फॉर्म लिखोगे जो कि सही लिखा हुआ है, मेन क्लॉज में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म लिखोगे जो कि नहीं लिखा हुआ है। ये आंसर। तो मैं फिर से बता दूं, अगर तुम्हें कभी ऐसा लगे कि किसी एक सेंटेंस को दो तरीके से सही किया जा सकता है तो फिर करेक्शन क्या करो, बाद वाला, अगर वो दोनों तरीके ही करेक्शन के लॉजिकल हो और मतलब ग्रामेटिकल हो। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो फिर जब ऐसा नहीं होता होगा तो जो करेक्शन करना होगा वो कर देना, ठीक है। टेंथ पे आ जाओ, द पेशेंट कुड हैव सेव्ड इफ द डॉक्टर हैड अराइव्ड अर्लियर।
द पेशेंट कुड हैव सेव्ड इफ द डॉक्टर हैड अराइव्ड अर्लियर। अब यहाँ पे देखो समझना, ये हमने कुड हैव सेव्ड लिखा, कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का मतलब ये क्लोज कंडीशन है पास्ट का, ठीक है। तो इफ क्लॉज में हैड प्लस थर्ड फॉर्म लिखना पड़ेगा, देख रहे हैं वो भी लिखा हुआ है, तो ये तो सही हो गया, ठीक है। भैया यहाँ पे हमने हैड अराइव लिख दिया, यहाँ पे कुड हैव सेव्ड लिख दिया, तब तो ये सही हो गया। लेकिन अब दिक्कत है, ये जो हमने कुड हैव सेव्ड लिखी ना, ये वर्ब हमारी एक्टिव वॉइस में है और इसका सब्जेक्ट है पेशेंट। लेकिन हमें पता है कि पेशेंट तो सेव करेगा नहीं, पेशेंट को सेव किया जाएगा। भाई पेशेंट जो होता है वो तो खुद मर रहा होता है, वो दूसरे को कैसे बचाएगा, पेशेंट को बचाएगा कोई और। तो इसका मतलब ये जो हम वर्ब यूज कर रहे हैं कुड हैव सेव्ड, इसका सब्जेक्ट पेशेंट है लेकिन डूअर तो पेशेंट होगा नहीं, डूअर तो कोई और होगा। तो ऐसी वर्ब्स जिनका सब्जेक्ट नहीं कोई और डूअर हो, उन्हें पैसिव में लिखना चाहिए। तो जब इसे पैसिव में लिखोगे तो यहाँ पे बीन आ जाएगा, तो इसको लिखो द पेशेंट कुड हैव बीन सेव्ड इफ द डॉक्टर हैड अराइव्ड अर्लियर। तो ये छोटी छोटी बातें हमें सारी ध्यान रखनी पड़ती हैं। कुड हैव बीन सेव्ड, ठीक है। तो कुड हैव बीन सेव्ड हम इसलिए लिख रहे हैं बिकॉज द सब्जेक्ट इज नॉट द डूअर ऑफ द वर्ब, द डूअर इज समवन एल्स, डूअर इसका कोई और होगा। तो ऐसे कंडीशन में वर्ब पैसिव लिखनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द बॉय माइट हैव गॉट रन ओवर इफ ही वर केयरलेस क्रॉसिंग द रोड। द बॉय माइट हैव गॉट रन ओवर इफ ही वर केयरलेस क्रॉसिंग द रोड। हाँ, अब देखो इसमें पता क्या, जैसे हमने लिख दिया माइट हैव गॉट, तो ये माइट के साथ में हमने वर्ब की परफेक्ट फॉर्म लिख दी, हैव गॉट हो गई ना वर्ब की परफेक्ट फॉर्म। तो अगर हम माइट के साथ में वर्ब की परफेक्ट फॉर्म लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये काम हो चुका है, ठीक है। तो अगर ये काम हो चुका है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ये क्लोज कंडीशन बनेगा। क्लोज कंडीशन बनाओगे तो इफ क्लोज में हैड प्लस थर्ड फॉर्म लिखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ तो हमने हैड प्लस थर्ड फॉर्म नहीं लिखा, यहाँ पे तो हमने वर्ब लिखा, ये तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। तो इसको हटा के यहाँ पे लिखो हैड बीन, ठीक है। द बॉय माइट हैव गॉट अ रन ओवर, मतलब जो लड़का है उसके ऊपर से कार निकल गई होती। इफ ही हैड बीन केयरलेस, अगर वो केयरलेस होता तो अंडरस्टूड मीनिंग क्या हो गया, बट ही वॉज नॉट, बट ही वॉज नॉट केयरलेस, लेकिन वो केयरलेस नहीं था इसलिए बच गया। ट्वेल्थ का आंसर अपने बताओ। बेटा करेक्शन बाद में क्या करो, सुनील जायसवाल भैया, करेक्शन बाद में क्या करो, जब कभी ये लगे ना कि सेंटेंस दो तरीके से किए जा सकते हैं तो करेक्शन बाद में क्या करो, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाओ, द बॉय वुड हैव गॉट द जॉब इफ वर अ गर्ल। ट्वेल्थ क्वेश्चन का आंसर अपने आप बताओ जल्दी से। द बॉय वुड हैव गॉट अ जॉब इफ यू वर अ गर्ल। अब देखो ये जो लास्ट वाला सेंटेंस है ना, इसको ध्यान से समझना। यहां पे हमने लिखा वुड हैव गॉट, तो हमने वुड के साथ में ना वर्ब की परफेक्ट फॉर्म लिख रखी है। तो परफेक्ट फॉर्म लिखने का मतलब ये कि काम हो चुका है। तो अगर ये काम हो चुका है तो इसका मतलब क्लोज कंडीशन में लिखा जाएगा। तो अगर क्लोज कंडीशन में तुम इसे लिखोगे, क्लोज कंडीशनल में, तो क्लोज कंडीशन में इफ के साथ में वर्ब हैड प्लस थर्ड फॉर्म आएगी। तो यहाँ पे हमने इफ के साथ में वर्ब लिख रखा है जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो ये लगभग इसी टाइप की मिस्टेक हो गई जैसे यहाँ थी, ये देखो यहाँ पे माइट हैव गॉट लिखा था, तो हमने जब इफ क्लॉज में वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी तो गलत हो गया, हमें हैड प्लस थर्ड फॉर्म लिखना पड़ा, ये था ना। तो अगर इसी तरीके से हमने वुड हैव गॉट लिख रखा है तो ये हमारा मतलब क्लोज कंडीशन हो गया। क्लोज कंडीशन होने की वजह से जैसे हमने यहाँ पे हैड प्लस थर्ड फॉर्म लिखा है हैड बिन, वैसे ही हमें यहाँ पर लिख देना चाहिए हैड बिन अ गर्ल। लेकिन ये एक्चुअली सही है, इसको चेंज मत करना। मतलब जो 12 सेंटेंस है ना बच्चे, इसमें हमें कोई करेक्शन नहीं करना, ठीक है। हाँ, कायदे से तो हैड बिन ही लिखना चाहिए, लेकिन हमें लिखना नहीं है। देखो बच्चे, हैड बिन सही लिख रहे हो तुम लोग, लेकिन लिखना नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं लिखना है, ये वुड गेट वाले तो सुधरेंगे नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ करेक्शन बाद में क्या करो, ठीक है। अच्छा क्यों नहीं लिख रहे, अब देखो मैं बता देता हूँ। ये जो हमने हैड बिन केयरलेस लिखा है ना, ये पास्ट का इमेजिनेशन है। तो पास्ट के इमेजिनेशन का मतलब पता क्या हो गया, इसका मतलब हो गया बट ही वॉज नॉट। तो ये पास्ट की एक सिचुएशन है जो कि अनरियल है, मतलब पास्ट में वो केयरलेस था नहीं, लेकिन हम अज्यूम कर रहे हैं अगर केयरलेस होता तो ऐसा हो जाता, लेकिन वो था नहीं। तो इसका मतलब पता क्या है, ये अनरियलिटी केवल पास्ट की है। प्रेजेंट और फ्यूचर में वो केयरलेस हो सकता है, लेकिन उस समय नहीं था जब वो एक्सीडेंट से बचा, उस समय केयरलेस नहीं था। वो आज केयरलेस हो सकता है, आने वाले टाइम में कल केयरलेस हो सकता है। तो ये हमेशा ध्यान देना है कि इफ के साथ में हम हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म तभी लिखते हैं जब वो कंडीशन पास्ट का इमेजिनेशन हो। लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जो पास्ट छोड़ो, वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर हमेशा के लिए इमेजिनेशन ही होती है। अब जैसे हमने ये लिखा द बॉय वुड हैव गॉट द गर्ल इफ यू गॉट द जॉब इफ यू वर अ गर्ल,
कि उस लड़के को वो नौकरी मिल जाती अगर वो लड़की होता। तो अगर हम यहाँ पे हेड में लिख देंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा इमेजिनेशन पास्ट का है कि वो पास्ट में लड़की नहीं था, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हो सकता है आज लड़की बन जाए, कल लड़की बन जाए, हमें पता, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जो लड़का था वो लड़का ही रहेगा, लड़की है वो लड़की ही रहेगी। तो इसका मतलब ये जो हम सिचुएशन यहाँ पे लिख रहे हैं ना, इफ ही वर अ गर्ल, तो ये इमेजिनेशन केवल पास्ट की नहीं है, ये इमेजिनेशन प्रेजेंट की भी है, पास्ट की भी है, फ्यूचर की भी है। तो मतलब एक तरीके से ये अब्सोल्यूट अनरियलिटी है, ये टाइम बेस्ड अनरियलिटी नहीं है, ये अनरियलिटी अब्सोल्यूट है। ये पास्ट के लिए भी अनरियल है, प्रेजेंट के लिए भी अनरियल है, फ्यूचर के लिए भी अनरियल है। तो इसको वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ ही लिख दो। तो ये छोटी सी बात ध्यान देना। देखो हमने टेंस में क्या पढ़ा था कि यूनिवर्सल फैक्ट्स होते हैं, प्रोवर्ब्स होते हैं, उन्हें हम प्रेजेंट टेंस में हमेशा लिखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है, दूसरे टेंस में चेंज करके नहीं लिखते। उसकी वजह ये होती है कि वो ऑल टाइम इफेक्टिव होते हैं। भाई यूनिवर्सल फैक्ट्स हैं, प्रोवर्ब्स हैं, टाइम के चेंज होने से उनका इफेक्ट चेंज होता नहीं है, तो इसीलिए हम उनका कभी टेंस नहीं चेंज करते। वही कहानी यहाँ पर है। ये जो सिचुएशन हम इमेजिन कर रहे हैं ना, ये इमेजिनेशन भी फैक्ट है। ये इमेजिनेशन केवल टाइम बेस्ड नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि पास्ट का इमेजिनेशन है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर हमेशा का इमेजिनेशन है। तो इसको वर्ब के सेकंड फॉर्म के साथ ही लिखो। तो ये बातें ध्यान रखना, मैंने एक दो एग्जांपल इसके लिए जरूर तैयार किए होंगे, यहां से बात तुम्हें बेहतर समझ में आ जाएगी। देखो 13th और 14th, पहले 13th करो। ठीक है, 13th क्वेश्चन है, इसका एक बार आंसर बताओ, जब मैं इसे तुम्हें समझाऊंगा तो तुम बेहतर समझ जाओगे। हाँ, दैट्स एन इम्प्रोबेबल बिस बट द एक्शन वाज ऑफ पास्ट, वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। एक बार इसका आंसर बताओ तुम लोग 13th का। अब देखो ध्यान से समझना, मोहन डैश यू इफ यू डैश योर ब्रदर। तो अगर हम ये बात कह रहे हैं कि मोहन तुम्हारी मदद करता अगर तुम्हारा भाई होता, तो इसका मतलब ये तो हमें क्लियर है कि वो इसका भाई नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, तो अगर ये हमें पता ही कि उसका भाई होगा नहीं, तो ये सिचुएशन इमेजिनरी है, इमेजिनरी सिचुएशन है, तो अपन कंडीशनल हम लिख सकते नहीं, तो ये ऑप्शन ऐसे गलत हो गया। ठीक है, अच्छा, अगर हम यहाँ पे हैड बीन लिख देंगे, ठीक है, तो वो एक तो इमेजिनेशन पास्ट का हो जाएगा, तो यहाँ पे वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म लिखना पड़ेगा, तो पहली गलती तो ये हो गई। अच्छा, हेल्प इसमें लिखा ही नहीं गलती से। दूसरी चीज, एक चीज और ध्यान देनी, अगर हम हेड में लिख देंगे तो ये भी हो जाएगा कि इमेजिनेशन टाइम बेस्ड है, पास्ट का इमेजिनेशन है, लेकिन हमें पता है कि जो भाई नहीं है वो नहीं रहा होगा, नहीं कभी बन पाएगा। तो मतलब जो भाई है सो है, और जो नहीं है वो ना पास्ट में रहा होगा, ना आज हो जाएगा, ना कल हो जाएगा। तो ये इमेजिनेशन हमारा अब्सोल्यूट है। तो हमें उसके लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखनी पड़ेगी। हेड प्लस थर्ड फॉर्म तब लिखते हैं जब इमेजिनेशन केवल पास्ट का हो। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इसका आंसर हो गया मोहन वुड हैव हेल्प्ड यू इफ ही वर योर ब्रदर। तो अंडरस्टूड मीनिंग क्या हो गया, बट ही इज नॉट योर ब्रदर, बट ही इज नॉट योर ब्रदर, लेकिन वो तुम्हारा भाई नहीं है। अच्छा, अब एक दूसरी चीज समझने की, जैसे हमने यहाँ पे वर लिख दिया, ठीक है, तो क्या ये जो हमने वुड हैव हेल्प लिखा है यही सही है, या वुड हेल्प लिख देते तो भी सही हो जाता? भाई हमने वुड हैव हेल्प लिखा, चलो ये तो सही हो गया, लेकिन अगर वुड हेल्प लिखते तो क्या सही होता? तो भी सही हो जाता। तो ये भी सही है, ये भी सही है। अब ये थोड़ा सा ना बच्चों के लिए कंफ्यूजिंग हो जाता है, देखो मैं समझा देता हूं। मान लो मैंने किसी एक पर्सन से पूछा, ठीक है, क्या मोहन ने तुम्हारी मदद की? डिड मोहन हेल्प यू? ठीक है, और एक मैंने पर्सन से पूछा, विल मोहन हेल्प यू, क्या मोहन तुम्हारी मदद करेगा? तो अगर हम डिड मोहन हेल्प यू पूछ रहे हैं तो इसका मतलब वो काम जिसके बारे में हम पूछ रहे हैं वो हो चुका है। अगर हम विल मोहन हेल्प यू पूछ रहे हैं तो इसका मतलब वो काम जिसके बारे में हम जानकारी चाह रहे हैं वो भी होना है। ऐसे हो गया ना? फ्रेंड होता बेटा तो क्या होता है वो तुम्हें पता है। ठीक है, तो अब मान लो अगर हम किसी पर्सन से पूछें डिड मोहन हेल्प यू, क्या तुम्हारी मोहन ने मदद की, तो हम लिख देंगे ही वुड हैव हेल्प्ड मी, ही वुड हैव हेल्प्ड मी इफ यू वर माय ब्रदर। ठीक है, तो इसका मतलब ये पता चल गया उसने मदद नहीं की। अच्छा, अगर हम पूछें विल मोहन हेल्प यू, क्या तुम्हारी मदद करेगा, लेकिन हमें पता अगर भाई होता तो मदद करता, अब तो वो करेगा नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया हम ये कहेंगे ही वुड हेल्प मी इफ यू वर माय ब्रदर। ही वुड हेल्प मी, एक मिनट क्या लिख दिया, ही वुड हेल्प मी, ही वुड हेल्प मी इफ यू वर माय ब्रदर, बट एक्चुअली ही इज नॉट। तो जब हम वुड हेल्प लिखेंगे ना तो इसका मतलब ये हो जाएगा ये काम अभी हुआ नहीं है, लेकिन ये होगा भी नहीं, मतलब इमेजिनरी है। अच्छा, वुड हेल्प हेल्प लिख देंगे तो वुड हैव हेल्प लिख देने से क्लियर हो जाएगा कि जिस एक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं वो एक्चुअल में एक पास्ट का एक्शन है, पास्ट की सिचुएशन है। ठीक है,
तो इसमें आप वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म लिख दोगे तो भी सही है, वुड हेल्प लिख दोगे तो भी सही है, ठीक है। मतलब वो दोनों ही सही है, कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाएंगे। अगर हम ये लिखेंगे मोहन वुड हैव हेल्प्ड यू इफ ही वर योर ब्रदर, तो इसका अंडरस्टैंड में हो जाएगा बट इट डिडंट हेल्प यू, लेकिन उसने तुम्हारी मदद नहीं की, तो इसका मतलब जिस एक्शन की हम बात कर रहे हैं वो हो चुका है। अगर हम लिख दें मोहन वुड हेल्प यू इफ यू वर योर ब्रदर, तो इसका मतलब हो गया बट ही विल नॉट हेल्प यू, लेकिन वो तुम्हारी मदद नहीं करेगा, तो मतलब हम फ्यूचर की अनरियलिटी शो कर रहे हैं। तो वुड हेल्प लिख दोगे तो फ्यूचर की अनरियलिटी हो जाएगी, वुड हैव हेल्प लिख दोगे तो पास्ट की अनरियलिटी हो जाएगी। लेकिन उस वर्क को हेड बिन मत करना, क्योंकि वो हमेशा की अनरियलिटी है, तो उसको हेड प्लस थर्ड फॉर्म नहीं लिखना, ठीक है। 14th क्वेश्चन का आंसर बताओ, इफ ही डैश यू ही डैश मी। 14th का आंसर बताओ बच्चे। इतने दुखी आत्मा है, इतने दुखी आत्मा है, द बॉय वुड हैव गॉट द जॉब इफ ही वर अ गर्ल। अच्छा, तो इसमें ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे वुड गेट लिख देते तो सही हो जाता। क्यों खून पियो मेरा, क्यों खून पियो। किसी सेंटेंस को सही तब किया जाता है जब वो गलत हो, मूर्ख महाराज, कि तुम्हें सही लग रहा है तुम इसीलिए चेंज कर देना चाह रहे हो किसी चीज को। इतने उल्लू हैं। तो इसमें कह रहा है वुड गेट लिख देते, भाई क्यों लिख दोगे, जब सही लिखा हुआ उसको क्यों चेंज कर दोगे। हालांकि अगर पहले से वुड गेट लिखा होता ना 12th में, तो वो सही हो जाता, पहले से अगर लिखा होता तो। नहीं लिखा ना। हम किसी सेंटेंस को सही कब करते हैं, जब वो गलत हो, लेकिन अगर वो सही है तो उसको क्यों चेंज करोगे, केवल इसलिए कि तुम्हें जो सही लग रहा है वो नहीं लिखा है, दूसरे का सही लिखा हुआ है। बी बी, अच्छा ज्यादातर बच्चों ने बी बताया, चलो हाँ देखो यहाँ पे समझना, इफ ही डैश यू ही डैश मी, तो ऑब्वियस सी बात है, तो पता चल गया ही और यू सेम तो हो नहीं सकते, तो इमेजिनेशन है, इमेजिनेशन है, तो लो ये ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया, ठीक है। अच्छा, हैड बीन भी लिख नहीं सकते, हैड बीन इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि ही थर्ड पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, जो ही है और यू है वो कभी एक हो नहीं पाएंगे, ना पास्ट में ना प्रेजेंट में ना फ्यूचर में, तो ये लो हैड बीन वाला ऑप्शन भी गलत हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। इफ ही वर यू ही वुड हैव हेल्प्ड मी बट एक्चुअली ही डिडंट। अब जैसे हमने यहाँ पे वुड हैव हेल्प लिखा ना तो सही हो गया, अगर हम वुड हेल्प लिख देंगे ना तो भी सही हो जाएगा। तो अगर हम वुड हेल्प लिखेंगे तो इसका मतलब फ्यूचर की रियलिटी है, इफ ही वर यू ही वुड हेल्प मी बट एक्चुअली ही विल नॉट हेल्प मी, ठीक है, इसका मतलब ये हो गया वो मेरी मदद करेगा नहीं, लेकिन अगर हम वुड हैव हेल्प लिख देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा इफ ही वर यू ही वुड हैव हेल्प्ड मी बट एक्चुअली डिडंट, लेकिन उसने मेरी मदद नहीं की। तो अगर मान लो पास्ट में किसी पर्सन ने मेरी मदद करने से मना कर दिया तो वुड हैव हेल्प, अब हमें फ्यूचर में पता है ये मना कर देगा नहीं करेगा, तो वुड हेल्प, तो वुड हेल्प फ्यूचर की इम्प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, वुड हैव हेल्प पास्ट की अनरियलिटी हो जाएगी। हाँ, चेंज नहीं कर रहे बच्चे तो सही है, तो सही है, वुड गेट लिखा होता ना तो वो सही हो जाता। चलो नेक्स्ट में 15th, आई वुड बी डेड इफ द ट्रक हैड रन ओवर मी। आई वुड बी डेड इफ द ट्रक हैड रन ओवर मी, इसका आंसर बताओ। आई वुड बी डेड इफ द ट्रक हैड रन ओवर मी। आई वुड हैव बीन डेड इफ द ट्रक हैड रन ओवर मी, बढ़िया, बहुत अच्छा बच्चे। आज तो हमारे एक बच्चा है तरसेम सिंह, ये एकदम से फुल फॉर्म में है, हर एक क्वेश्चन का बच्चा आंसर सही मतलब बता रहा है, सही तो मैं गलत बोल गया, बता रहा है, ठीक है, ऐसे होने चाहिए सारे बच्चों को, जो आता है सही गलत बताया करो, बोला करो, समझे। देखो, कायदे से तो ये जो सेंटेंस है ना, ये वाला, ये गलत है, क्योंकि अगर हम वुड भी लिख रहे हैं तो ये वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये सेमी क्लोज कंडीशन बनेगा। सेमी क्लोज कंडीशन बनाओगे तो इफ क्लॉज में वर्ब की सेकंड फॉर्म रैन लिखनी पड़ेगी, हमने हैड रन लिख रखा है, तो ये गलत है। तो अब इसको सही करने का तरीका क्या है, या तो हम यहाँ पे लिख दें वुड हैव बीन, या वहां पे लिख दें रैन, ठीक है। लेकिन एक्चुअली ये सेंटेंस ना सही है बच्चे, इसमें कोई करेक्शन नहीं करना। सही क्यों है वो बस समझ लेना। आई वुड बी डेड, अगर कोई पर्सन नहीं कह रहा आई वुड बी डेड, और वो आई फर्स्ट पर्सन होता है, स्पीकर होता है, तो इसका मतलब डेड तो है नहीं, जिंदा है, तो इसका अंडरस्टैंडिंग होगा बट आई एम नॉट, बट आई एम नॉट डेड, लेकिन मैं डेड हूं नहीं, ठीक है। अच्छा, अब ये कौन सी कंडीशन में डेड हो जाता है जो कि ये डेड नहीं है, इफ द ट्रक हैड रन ओवर मी बट इट डिडंट,
अगर ट्रक इसके ऊपर से निकल जाता, बट इट डिडंट, लेकिन ट्रक उसके ऊपर से नहीं निकला। तो ये सेंटेंस ना बच्चे सही है, इसमें पता क्या, कंडीशन पास्ट की, रिजल्ट प्रेजेंट में। वुड हैव बीन डेड नहीं लिख सकते बेटा, वुड हैव बीन डेड इसलिए नहीं लिख सकते, हाँ ठीक है, वुड हैव बीन डेड इसलिए नहीं लिख सकते, थैंक यू बच्चों सुनील, हाँ वुड हैव बीन डेड इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि ये इमेजिनेशन पास्ट का नहीं है, इमेजिनेशन प्रेजेंट का है। देखो आई जो होता है ना बच्चे, ये स्पीकर होता है, तो आई जो है स्पीकर है, तो अगर कोई पर्सन खुद बात कह रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो जिंदा होगा, तो उसका मतलब जिंदा होना उसकी पास्ट की अनरियलिटी नहीं है, वो प्रेजेंट की अनरियलिटी है, मतलब डेड होना पास्ट की अनरियलिटी नहीं, प्रेजेंट की अनरियलिटी है। क्योंकि एक पर्सन जो जिंदा है वो इस बात को कह रहा है, तो अगर कोई जिंदा पर्सन कह रहा है कि मैं मर जाता, तो इसका मतलब वो पास्ट को नहीं प्रेजेंट को रेफर कर रहा है, ठीक है। अच्छा, जिस कंडीशन में वो मर गया होता प्रेजेंट में, वो कंडीशन पास्ट की है, तो हमने पास्ट की कंडीशन होने की वजह से हैड प्लस थर्ड फॉर्म लिख दिया, रिजल्ट प्रेजेंट का होने की वजह से वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म लिख दिया। अब मैं इसे तुम्हें एक दूसरे कंडीशन से समझाता हूं, देखो समझना होता क्या। जैसे मान लो हमारी टाइमलाइन है, ठीक है, और ये प्रेजेंट है, ठीक है, ये फ्यूचर है। अब जो हम क्लोज कंडीशन बनाते हैं उनमें होता क्या है, उनमें ये होता है कि कंडीशन होती है पास्ट में और रिजल्ट भी होता है पास्ट में, यही होता है ना। तो जो पास्ट की कंडीशन होती है हैड प्लस थर्ड फॉर्म, रिजल्ट पास्ट का होता है वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, यही होता है। लेकिन एक चीज सोचो, क्या पता कंडीशन हो पास्ट में, रिजल्ट आए प्रेजेंट में, ऐसा भी हो सकता है, अब बिल्कुल ऐसा होता है। तो कुछ सिचुएशंस ऐसी भी होती हैं जिनमें कंडीशन पास्ट का होता है, रिजल्ट प्रेजेंट में होता है। तो ये जो हमने लिखा ना, आई वुड बी डेड इफ द ट्रक हैड रन ओवर मी, ये एक्चुअल में यही कंडीशन है कि इसका रिजल्ट है पास्ट में, कंडीशन मतलब सॉरी, कंडीशन है पास्ट में, रिजल्ट है प्रेजेंट में, तो कंडीशन पास्ट में हैड प्लस थर्ड फॉर्म लिख दिया, रिजल्ट प्रेजेंट में वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म लिख दिया। मैं तुम्हें एक दो और एग्जांपल से समझाता हूं, देखो मान लो कोई पर्सन है, बहुत सक्सेस है, मतलब सक्सेसफुल है, तो वो सक्सेसफुल इसलिए है क्योंकि उसने पास्ट में बहुत मेहनत की है, तो वो जो कंडीशन है ना जो उसने पूरी की है वो पास्ट में है, और उसका रिजल्ट आज प्रेजेंट में, ठीक है। ही इज सो मच सक्सेसफुल बिकॉज ही हैड वर्कड हार्ड इन द पास्ट, क्योंकि उसने पास्ट में बड़ी मेहनत की थी। तो देखो जो पास्ट की कंडीशंस होती है ना बच्चे, पास्ट की जो कंडीशंस होती हैं उनके लिए दो पॉसिबिलिटी होती हैं, पास्ट की कंडीशन का रिजल्ट प्रेजेंट में भी हो सकता है और पास्ट की कंडीशन का रिजल्ट पास्ट में भी हो सकता है। तो अगर रिजल्ट पास्ट में ही हो तो वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म लिखना, अगर रिजल्ट प्रेजेंट में हो तो वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म लिखना, ठीक है। अब इस एग्जांपल में हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो पर्सन है जो ये कह रहा है वुड बी डेड, वो डेड तो होगा नहीं क्योंकि वो स्पीकर है, तो इसका मतलब ये जो सिचुएशन इमेजिन की जा रही है ना रिजल्ट में, ये प्रेजेंट की है, और यहाँ पे अंडरस्टूड मीनिंग ये है, बट आई एम नॉट, आई वुड बी डेड बट एक्चुअली आई एम नॉट डेड, ठीक है। हाउ डू वी नो दैट ही इज नॉट डेड, बिकॉज इज द स्पीकर, क्योंकि वो स्पीकर है। तो वो जो रिजल्ट है ना वो प्रेजेंट की अनरियलिटी है, ठीक है। लेकिन जिस कंडीशन के बारे में बात की जा रही है, जिस कंडीशन से उसे रिलेट किया जा रहा है, वो कंडीशन पास्ट की है, बट इट डिडंट, क्योंकि अगर वो इसके ऊपर से निकल जाता तब तो ये मर ही जाता, ठीक है। लेकिन वो ट्रक इसके ऊपर से निकला नहीं तो ये बच गया, तो बच गया तो आज ये बात बता रहा है हमें। तो इसका मतलब वो जो कंडीशन है ना जिससे ये प्रेजेंट की सिचुएशन को रिलेट कर रहा है, वो कंडीशन पास्ट की है, ठीक है, और रिजल्ट प्रेजेंट का है, तो रिजल्ट प्रेजेंट का वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, कंडीशन पास्ट की है तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो ये अपना ध्यान रखना कि ऐसी भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। 16th एग्जाम्पल है, उसे बेटर समझ जाओगे। 16th क्वेश्चन है, उससे जल्दी समझ जाओगे। अब देखो हमने लिखा इंडिया वुड बी अ डेवलप्ड कंट्री टुडे, एक तो टुडे लिख दिया तो इससे पता ही चल गया कि कंडीशन प्रेजेंट की है, और नहीं मान लो टुडे लिखा होता तब भी हमें पता चल जाता कि इंडिया जो है वो डेवलप्ड कंट्री तो है नहीं, ठीक है, डेवलपिंग कंट्री है। तो हमें पता है कि हमारा अंडरस्टूड मीनिंग यहां पर ही है, इंडिया वुड बी अ डेवलप्ड कंट्री बट इट इज नॉट, लेकिन ये डेवलप्ड कंट्री है नहीं। एक तो टुडे लिख दिया उससे पता ही चल गया कि ये कंडीशन जो है, जो रिजल्ट है वो प्रेजेंट की अनरियलिटी है, और नहीं तो हम चूंकि इंडिया के खुद ही रहने वाले हैं, वी आर इंडियंस, तो इतना तो हमें पता ही है कि इंडिया डेवलप्ड कंट्री नहीं डेवलपिंग कंट्री है, तो हम अपने आप जानेंगे कि ये जो कंडीशन, जो रिजल्ट हम यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहे हैं वो प्रेजेंट का है। चलो आ जाओ, इफ वी गॉट फ्रीडम इन 1857, अगर हमें आजादी मिल जाती है 1857 में, अगर हमें आजादी 1857 में मिल जाती तो आज हम डेवलप्ड हो जाते, बट वी डिडंट, लेकिन हमें आजादी तो नहीं मिली 1857 में, आजादी तो हमें मिली 1947 में। तो इसका मतलब ये जो कंडीशन है ना जिससे हम इसे रिलेट कर रहे हैं प्रेजेंट की सिचुएशन, वो कंडीशन पास्ट की है, अगर कंडीशन पास्ट की है तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म लिखो, इफ वी हैड गॉट फ्रीडम इन 1857 बट एक्चुअली वी डिडंट, हैव नहीं बेटा, हैड गॉट फ्रीडम इन 1857 बट एक्चुअली वी डिडंट।
तो जो पास्ट की कंडीशंस होती हैं कोई जरूरी नहीं उनका सारा रिजल्ट पास्ट में ही हो, उनका रिजल्ट प्रेजेंट में भी हो सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। डेवलप्ड वर्ब नहीं है बच्चे, डेवलप्ड एडजेक्टिव है जो स्टेट शो कर रहा है। हाँ, 17th एग्जाम्पल देखो, यू वुड फील क्वाइट वेल नाउ इफ यू टुक दिस मेडिसिन यस्टरडे। 17th का आंसर बताओ। यू वुड फील क्वाइट वेल नाउ इफ यू टुक दिस मेडिसिन यस्टरडे। 17th का आंसर बताओ बच्चों। हैड टुक नहीं होता बेटा, हैड टेकन होता है, हैड के साथ थर्ड फॉर्म आएगी टेकन। देखो इसका आंसर क्या है, मैं तुम्हें समझाता हूं। ये हमने लिखा यू वुड फील क्वाइट वेल नाउ, ठीक है, कि तुम अच्छा फील करते हैं, तो इसका मतलब ये अच्छा फील नहीं कर रहा होगा, बट यू डोंट। तो जो हमने नाउ लिखा ना, एक तो हमें इसी से पता चल गया, ठीक है, कि ये प्रेजेंट की रिजल्ट की बात हो रही है। अच्छा आगे जाते हैं, यू टुक दिस मेडिसिन यस्टरडे। अब जो इफ क्लॉज है ना, इफ क्लॉज में ध्यान से देखो, टाइम हमने यस्टरडे लिख दिया, तो अब हमें कोई गेस करने की भी जरूरत नहीं है। जब इफ क्लॉज में यस्टरडे लिख दिया तो ऐसे ही पता चल गया कि इफ क्लॉज में जो हम सिचुएशन इमेजिन कर रहे हैं वो पास्ट की है। तो अगर ये पता ही चल गया कि कंडीशन पास्ट की है जो तुम इमेजिन कर रहे हो, तो हैड टेकन लिख दो, ठीक है। तो हमने लिख दिया यू वुड फील क्वाइट वेल नाउ इफ यू हैड टेकन दिस मेडिसिन यस्टरडे, ठीक। हाँ फिर से देखो मैं बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। मेन क्लॉज में हमने नाउ लिख रखा है, तो ये हमें पता चल गया कि मेन क्लॉज में लिखा गया रिजल्ट जो है ना वो प्रेजेंट की सिचुएशन है, तो हमने वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म लिख दिया। अच्छा इफ क्लॉज में हमने ये स्टरडे लिख रखा है, तो इससे पता चल गया कि इफ क्लॉज में लिखी गई कंडीशन प्रेजेंट की नहीं पास्ट की है, तो पास्ट की कंडीशन होने की वजह से हमने इफ क्लॉज में हेड प्लस थर्ड फॉर्म लिख दिया, ठीक है। तो ये ऐसे हो गया। अब मैं एक तुम्हें सिचुएशन और समझाता हूं, मान लो इसमें ये स्टरडे नहीं लिखा होता, इफ क्लॉज में अगर ये स्टरडे नहीं लिखा होता, तो क्या ये सेंटेंस सही होता है गलत, ये बता दो। अगर इफ क्लॉज में यस्टरडे नहीं लिखा होता तो ये सेंटेंस सही होता है या गलत होता, बस ये बता दो। अगर ये सेंटेंस केवल इतना लिखा हो, यू वुड फील क्वाइट वेल नाउ इफ यू टुक दिस मेडिसिन, तो अगर हम यस्टरडे ना लिखें तो ये सेंटेंस हमारा करेक्ट या नहीं। ये तब भी गलत होता, पता है अब ये तब क्यों गलत होता, क्योंकि ये जो हमने वुड फील नाउ लिखा है ना, तो इससे हमें ये पता चल गया कि जो रिजल्ट है ये प्रेजेंट में है। लेकिन ये मतलब रियलिटी नहीं है, क्योंकि अगर रियलिटी होती है तो हम वुड नहीं लिखते, तो इसका मतलब ये हो गया यू वुड बी वेल नाउ बट यू डोंट, यू वुड फील क्वाइट वेल नाउ बट यू डोंट फील। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना, मतलब ये कॉमन सेंस की बात है, कोई नहीं बताए तब भी हम अपने आप जान सकते हैं, ठीक है, कि अगर रिजल्ट प्रेजेंट में है, ठीक है, तो कंडीशन हमेशा पास्ट में ही होगी। तो चाहे हम यहाँ पे यस्टरडे लिखें, चाहे हम यहाँ पे यस्टरडे ना लिखें, अगर रिजल्ट प्रेजेंट में है तो कंडीशन हमेशा पास्ट में होती है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे हैड टेकन ही लिखना पड़ेगा। तो वो तो यस्टरडे लिख दिया था, उससे जल्दी पता चल गया ना। और नहीं यस्टरडे लिखा होता तब भी इतना समझ लो कि अगर रिजल्ट प्रेजेंट में है तो उसकी कंडीशन हमेशा पास्ट में ही होगी ना, तो भी हमें हैड टेकन ही लिखना पड़ता। खैर, अब एक चीज और समझना, मान लो इसमें नाउ भी ना लिखा हो और यस्टरडे भी ना लिखा हो, आप बताओ सही है गलत। मान लो इस सेंटेंस में ना तो नाउ लिखा हो ना ही यस्टरडे लिखा हो, अब सही है गलत। इस सेंटेंस में ना तो नाउ लिखा हो ना ही यस्टरडे लिखा हो, अब बताओ सही है गलत। अब ये नो एरर हो जाएगा, ठीक है। हाँ
पास्ट परफेक्ट असल में बेटा पास्ट परफेक्ट हम इसे कह रहे हैं, लेकिन ये पास्ट सब्जेक्टिव मूड है। वो इसलिए हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि अगर रिजल्ट प्रेजेंट में होता है ना तो कंडीशन हमेशा पास्ट में होती है। तो यस्टरडे लिखने से तो चलो हमें पता था कि इफ क्लॉज वाला लिखा गया एक्शन पास्ट का है, लेकिन अगर हम यस्टरडे ना लिखें तब भी तो मेन क्लॉज में नाउ लिखा है, तो उससे जान जाओगे ना कि अगर रिजल्ट प्रेजेंट में है तो कंडीशन तो पास्ट में होगी। रिजल्ट जब प्रेजेंट में होता है बेटा तो कंडीशन हमेशा पास्ट में ही होती है, ठीक है। अब देखो अगर हम यस्टरडे भी ना लिखें नाउ भी ना लिखें तो ये सही हो जाएगा। यू वुड फील क्वाइट वेल इफ यू टुक दिस मेडिसिन। तो हम ये मान लेंगे ये फ्यूचर की एक इम्प्रोबेबिलिटी है। मान लो बहुत से लोग होते हैं ना वो किसी पर्टिकुलर टाइप की दवा का परहेज करते हैं। बहुत से लोग होते हैं वो कहते हैं जानवरों की हड्डियों से दवा बनती है, हम इसलिए नहीं खाते, ठीक है, हम तो केवल आयुर्वेदिक खाते हैं, ये खाते हैं वो खाते हैं। तो मान लो कोई पर्सन है वो किसी बीमारी से परेशान है और हम उससे बता रहे हैं कि तुम ठीक हो जाओगे अगर ये दवा खाओगे तो, लेकिन हमें पता है कि वो पर्सन उस दवा को खाएगा नहीं, तो इसीलिए हमने इसको सेमी क्लोज बना के लिख दिया। तो अगर ये केवल इतना लिखा हो ना, यू वुड फील क्वाइट वेल इफ यू टुक दिस मेडिसिन, तो ये सही हो जाएगा और हम इसे फ्यूचर की इम्प्रोबेबिलिटी मान लेंगे। हम ये मान लेंगे कि ये रिजल्ट फ्यूचर में आएगा नहीं, इम्प्रोबेबल है, क्योंकि ये पर्सन इस दवा को खाता नहीं है, वो इस दवा को अवॉइड करता है, ठीक है। तो ये सही हो जाएगा। लेकिन जब नाउ लिख दोगे क्वाइट वेल के साथ नाउ लिख दोगे तो इससे पता चल जाएगा ये फ्यूचर नहीं है, ये प्रेजेंट है। और अगर रिजल्ट प्रेजेंट में है तो कंडीशन हमेशा पास्ट में होगी, तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म ही लिखना पड़ेगा, चाहे स्टडी लिखा हो चाहे ना लिखा हो। 18 से बात समझने की कोशिश करना। ही डैश रिचर नाउ इफ ही डैश दैट मनी इन म्यूचुअल फंड्स। अब देखो नाउ लिख दिया ना हमने यहाँ पे मेन क्लॉज में, तो इसका मतलब यहाँ पे जो भी हम लिखेंगे, ठीक है, वो प्रेजेंट की कंडीशन होगी। तो अगर वो प्रेजेंट की कंडीशन होगी, ठीक है, तो ये विल भी तो ऐसे ही गलत हो गया, ठीक। अच्छा, चूंकि इमेजिनेशन होगा, क्योंकि हम जब प्रेजेंट में कोई सिचुएशन इमेजिन करते हैं तो जनरली अनरियल ही होती है, ठीक है। तो इमेजिनेशन होगा तो वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म लिखोगे, तो या तो ये आंसर सही होगा ये सही होगा, ठीक है। अच्छा चलो, ये तो वुड भी दोनों में लिखा हुआ है। अब आगे देखें क्या लिखा हुआ है, इफ ही डैश दैट मनी इन म्यूचुअल फंड्स, अगर वो उस पैसे को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करे। अब मान लो अगर वो फ्यूचर में इन्वेस्ट करेगा तो उसका रिजल्ट तो फ्यूचर में आएगा, लेकिन यहाँ तो देख रहे हैं कि जो रिजल्ट है वो प्रेजेंट टेंस में है। अच्छा, रिजल्ट प्रेजेंट टेंस में तभी आ सकता है जब कंडीशन पास्ट की होगी, और अगर कंडीशन पास्ट की होगी तो इफ क्लॉज में हेड प्लस थर्ड फॉर्म लिखना पड़ेगा, तो ये रहा आंसर। तो आंसर आ गया सी। तो इसमें पता है क्या कंडीशन है पास्ट की, कोई पर्सन है उससे हम उसके बारे में हम कह रहे हैं कि अगर इसने पैसा अपना म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया होता तो आज ज्यादा अमीर होता, बट एक्चुअल में उसने वैसा किया नहीं। तो पास्ट की एक कंडीशन है, प्रेजेंट का रिजल्ट है। नेक्स्ट देखो, दे वुड हैव सॉल्व द पजल इफ दे ट्राइड हार्डर, कि वो पजल को सॉल्व कर लेते अगर वो और कोशिश करते तो, ठीक है। अब वुड हैव सॉल्व लिखा है, ठीक है। तो ये वर्ब की परफेक्ट फॉर्म है जो ये शो कर रही है कि ये सिचुएशन जो हम एज्यूम कर रहे हैं ये एक्चुअल में हो चुकी है। अगर ये हो चुकी है तो क्लोज कंडीशन बनेगा, अगर क्लोज कंडीशन बनेगा तो इफ क्लोज में हेड प्लस थर्ड फॉर्म लिखना पड़ेगा, लेकिन हमने तो देखो ट्राइड लिख रखा है। अच्छा, ट्राइड वर्ब की सेकंड फॉर्म है जो कि हम प्रेजेंट और फ्यूचर की इमेजिनेशन के लिए यूज करते हैं। अब एक चीज समझना, जैसे टाइम लाइन है, ठीक है, ये इस पे प्रेजेंट है और ये इस पे पास्ट है। तो हमने कहा कि ऐसा हो सकता है कि कंडीशन हो पास्ट में और रिजल्ट आए प्रेजेंट में, ये पॉसिबल है। लेकिन कंडीशन हो प्रेजेंट में रिजल्ट आए पास्ट में, ये पॉसिबल नहीं है। मतलब ये पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो यहाँ पे देखो इफ क्लॉज में जो हमने कंडीशन लिखी ना, ट्राइड वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो इफ क्लॉज में जो हम वर्ब के सेकंड फॉर्म लिखते हैं ना वो प्रेजेंट की या फ्यूचर की अनरियलिटी होती है, ठीक है। लेकिन रिजल्ट तो देखो यहाँ पे पास्ट में आ चुका है। तो अगर रिजल्ट पास्ट का है तो कंडीशन फिर हमेशा पास्ट की ही होगी। अगर पास्ट की कंडीशन होगी तो हेड ट्राइड लिखो। तो मतलब ऐसा हो सकता है कि कंडीशन पास्ट में और रिजल्ट प्रेजेंट में है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि कंडीशन प्रेजेंट में और रिजल्ट पास्ट में है। कंडीशन पास्ट में रिजल्ट प्रेजेंट में ये पॉसिबल है, लेकिन कंडीशन प्रेजेंट में और रिजल्ट पास्ट में ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, डैश दे डिस्टर्ब यू अगेन इन्फॉर्म द वार्डन, डैश दे डिस्टर्ब यू अगेन डैश द वार्डन। 20th का आंसर बताओ बच्चे। डैश दे डिस्टर्ब यू अगेन इन्फॉर्म द वार्डन। 20th क्वेश्चन का आंसर। हाँ, अब देखो कोशिश तो तुमने सही की अनलेस की, लेकिन एक्चुअल में अनलेस आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम अनलेस लिख देंगे ना तो मीनिंग बेतुका हो जाएगा। अनलेस का मतलब होता है इफ डोंट। अगर हम लिख दें अनलेस दे डिस्टर्ब यू अगेन, तो इसका मतलब हो गया इफ दे डोंट डिस्टर्ब यू अगेन, कि अगर वो तुम्हें दोबारा डिस्टर्ब ना करें, देन इन्फॉर्म द वार्डन, तो इन्फॉर्म कर देना वार्डन को। मतलब हम किसी को ये कह रहे हैं कि अगर कोई पर्सन तुम्हें इन्फॉर्म मतलब डिस्टर्ब ना करे तो बता देना जाके कि भाई इन्होंने आज हमें डिस्टर्ब नहीं करा, और करें, ये बदतमीजी है। इफ लिखा होता तो आ सकता था, अगर इफ लिखा होता ना तो आ जाता,
इफ दे डिस्टर्ब यू अगेन, अगर दोबारा डिस्टर्ब करें तो भाई हम किसी की शिकायत जाके कब करते हैं वार्डन वगैरह से, जब कोई पर्सन हमें डिस्टर्ब करे, कि कोई पर्सन हमें डिस्टर्ब नहीं करे और हम जाके बताएं कि भाई हम तो बता देंगे जाके तुमने आज हमें डिस्टर्ब नहीं करा, ठीक है। तो ये छोड़ दो, अनलेस नहीं आएगा। ग्रामर ही सब कुछ नहीं होती ना बच्चे, सेंटेंस का मीनिंग भी तो लॉजिकल होना चाहिए ना, मीनिंग सेंसिबल होना चाहिए, अनलेस लिख देने से तो अनाप शनाप मीनिंग हो जाएगा, ठीक है। तो अनलेस तो आएगा नहीं, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज मैं बता देता हूँ, ये डिस्पाइट प्रीपोजिशन है, ये भी आएगा नहीं, डिस्पाइट प्रीपोजिशन होता है, हमें वहां पे एक क्लॉज को कनेक्ट करने के लिए कंजंक्शन चाहिए, तो ये डिस्पाइट आएगा नहीं। हाउएवर जो होता है ना, ये कॉन्ट्राडिक्शन के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट नहीं शो करना है, ठीक है। हाउएवर पता है कब आता है? हाउएवर तब आता है, हाउएवर दे डिस्टर्ब यू डोंट इन्फॉर्म द वार्डन, कि अगर वो तुम्हें डिस्टर्ब भी करें तब भी वार्डन को मत बताना, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कोई कॉन्ट्रास्ट नहीं है, तो इसलिए हाउएवर भी नहीं आएगा, तो आंसर हो गया हमारा शुड। अब रह गई एक छोटी सी बात कि शुड क्यों आया, ठीक है। भाई शुड कैसे आ गया, तो मैं देखो बता देता हूँ शुड कैसे आ गया। देखो, हमने एक सेंटेंस लिखा, इफ ही मीट्स यू, ठीक है। दूसरा, इफ ही मेट यू। अब देखो, अगर हम इफ ही मीट्स और इफ ही मेट लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या, वो हमें क्लियर है। अगर हम मीट्स लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये सिचुएशन पॉसिबल है, यू में, यू में क्या, ही में। हम्म। तो अगर हम इफ क्लॉज में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये सिचुएशन पॉसिबल है, ही में, हो सकता है वो तुम्हें वहां पे मिले। अगर हमें पता है कि वो नहीं मिलेगा, तो हम लिख देंगे मेट, इमेजिनेशन शो करने के लिए, इफ ही मेट यू बट ही वॉन्ट। तो कहने का मतलब पता है क्या, कहने का मतलब ये कि अगर हम मीट्स लिख रहे हैं तो ये प्रोबेबिलिटी है, ये सिचुएशन पॉसिबल है। अगर हम मेट लिख देंगे तो ये इमेजिनेशन है, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन अब एक तीसरी सिचुएशन देखो, इफ ही शुड मीट यू, अगर वो तुम्हें वहां मिल जाए, तो ये पता क्या कंडीशन है, ये ना प्रोबेबिलिटी है ना इम्प्रोबेबिलिटी, जस्ट इन केस। इसका मतलब है जस्ट इन केस, मतलब अगर ऐसा हो जाए तो, मतलब ना हम ये मान के चले कि ये होगा, ना हम ये मान के चले कि ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, अगर हम इफ क्लॉज में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे तो ये एक प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। सेकेंड फॉर्म लिख देंगे तो इम्प्रोबेबिलिटी है। अच्छा, अगर हम शुड लिख देंगे तो ये ना प्रोबेबिलिटी है ना इम्प्रोबेबिलिटी, मतलब इट इज नीदर प्रोबेबिलिटी नॉर इम्प्रोबेबिलिटी, जस्ट इन केस, अगर ऐसा हो जाए तो, ठीक है, और नहीं हो जाए तो नहीं। तो मतलब अगर हम किसी काम के होने को रेफर करेंगे ऐसा हो सकता है, तो हम इफ के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। अगर हम किसी काम के नहीं होने को रेफर करेंगे, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है तो इमेजिनरी है, तो फिर हम इफ के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लिख देते हैं। लेकिन अगर हम किसी काम के ना होने को रेफर करें, ना इन होने को, ना होने को रेफर करें, तो हम शुड लिख देते हैं। शुड लिख देने से वो मीनिंग न्यूट्रल हो जाता है, ना वो प्रोबेबिलिटी बचता है ना इम्प्रोबेबिलिटी बच जाता है, ठीक है। तो ये जो हमने लिखा ना, इफ ही शुड मीट यू, एक थर्ड सिचुएशन है, ठीक है। अच्छा, इसी में हम क्या करते हैं, जब इन्वर्टेड फॉर्म बनाते हैं ना, तो ये शुड पहले आ जाता है, इफ ड्रॉप हो जाता है। मतलब इसी को अगर हम ऐसे लिख दें, शुड ही मीट यू, शुड ही मीट यू, तो ये है। तो ये जो हमने यहाँ पे शुड लिखा ना, उसकी वजह यही है, शुड दे डिस्टर्ब यू अगेन इन्फॉर्म द वार्डन। तो मतलब हम ऐसा नहीं मान रहे कि वो तुम्हें डिस्टर्ब करेंगे, और ऐसा भी नहीं मान के चल रहे कि नहीं करेंगे, मतलब अगर कर दें तो जाके वार्डन को बता देना, नहीं कर दें तो कोई बात ही नहीं। तो बस ये ध्यान देना, शुड दे डिस्टर्ब यू अगेन, ये हमारा आंसर है। और ये जो शुड दे डिस्टर्ब यू अगेन हमने लिख रखा है, एक्चुअल में ये इन्वर्टेड फॉर्म है इफ क्लॉज की। अगर हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ दे शुड डिस्टर्ब यू, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान देना, इसका आंसर है शुड। और ये भी ध्यान देना, इफ ही मीट्स यू, इफ ही मेट यू और इफ यू शुड मीट यू, इनमें डिफरेंस क्या है। नेक्स्ट देखो, he would not have succeeded dash your guidance, he would not have succeeded dash your guidance। आंसर बताओ बच्चों, 21st क्वेश्चन में क्या लिखोगे। अच्छा देखो, एक चीज मैं बीच में बोलना भूल गया, ये जो हम शुड के साथ लिखते हैं ना, ये भी ओपन कंडीशनली होते हैं, हमेशा ध्यान देना। जैसे मान लो अगर हम ऐसे लिख दें ना, शुड ही, शुड दे हेल्प यू, से थैंक्स टू देम। तो मान लो हमने किसी का, अगर वो तुम्हारी मदद कर दें तो उनसे थैंक यू कहना, तो ये ओपन कंडीशनली होता है। तो शुड के साथ लिखे गए जो कंडीशनल होते हैं, इनका ध्यान देना, ये ओपन कंडीशनल होते हैं, इमेजिनरी नहीं होते।
अब देखो इसमें पता क्या, ही वुड नॉट हैव सक्सीडेड डैश और गाइडेंस, ठीक है। तो इफ आ नहीं सकता, अनलेस आ नहीं सकता। इफ और अनलेस इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि इफ और अनलेस ना सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं, इनका यूज हम सबऑर्डिनेट क्लॉज में करते हैं। लेकिन वहां से ध्यान से देखो हमारे पास कोई क्लॉज नहीं है, तो वहां पे चूंकि हमारे पास कोई क्लॉज है नहीं, सिंपल सेंटेंस है, तो यहाँ पे जो योर गाइडेंस नाउन है ना, हम इसको किसी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना के लिख देंगे, तो हमें यहाँ पे बेसिकली एक प्रेपोजिशन की जरूरत है, ठीक है। हमें सबऑर्डिनेट कंजंक्शन की जरूरत नहीं है, तो हम अनलेस और इफ का यूज नहीं कर सकते। अब या तो हम डिस्पाइट लिखें या बट फॉर लिखें, तो देखो डिस्पाइट भी नहीं लिख सकते, डिस्पाइट कॉन्ट्रास्ट शो करता है। अगर हम ये लिख रहे हैं ही वुड नॉट हैव सक्सीडेड, तो ये अगर हमने वुड नॉट हैव सक्सीडेड लिखा है ना, तो इसका मतलब पास्ट की अनरियलिटी है। तो अगर ये पास्ट की अनरियलिटी, तो रियलिटी क्या है, रियलिटी ये है बट ही डिड। अगर हम ये लिख रहे हैं ना ही वुड नॉट हैव सक्सीडेड, तो इसका मतलब हो गया बट ही सक्सीडेड। अब हम डिस्पाइट नहीं लिख सकते, क्योंकि अब अगर हम डिस्पाइट लिख देंगे तो इसका मतलब पता क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा ही सक्सीडेड डिस्पाइट योर गाइडेंस, कि तुम्हारे गाइडेंस के बावजूद वो लड़का सफल हो गया। तो ये बहुत बड़ी बेइज्जती है। मान लो कोई आदमी समझदार ही ना हो, तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई समझदार आदमी हो जो टीचिंग करता हो और तुम उससे जाके ये कह दो कि देखो इन लड़कों को तुमने पढ़ाया फिर भी ये पास हो गए, तो ये मतलब टीचर की प्रेज नहीं है, ये मतलब उसका अप्रिसिएशन नहीं है, बहुत बड़ी बेइज्जती है, मुंह पे बेइज्जती है। तो डिस्पाइट इसलिए नहीं आएगा क्योंकि डिस्पाइट लिख देने से मीनिंग बेतुका हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर वो नहीं पढ़ाता तो वो पास होने चाहिए थे, लेकिन उसके पढ़ाने के बावजूद पास हो गए तो हम सरप्राइज हो गए, मतलब हमारा एक्सपेक्टेशन ये था कि ये इसलिए पढ़ा रहा है कि फेल करवाएगा, ठीक है। तो ये जो डिस्पाइट है ना, ये मीनिंग की वजह से गलत हो जाएगा। डिस्पाइट बजा बच्चे कब आ सकता है, डिस्पाइट तब आ सकता है जब यहाँ पे ये लिखा हो दे फेल्ड डिस्पाइट योर गाइडेंस, कि तुमने गाइड किया फिर भी फेल हो गए। तो हमें पता है कोई भी पर्सन गाइड इसलिए करता है कि लोग सफल हो जाएं, लेकिन उसके बावजूद अगर मान लो कोई फेल हो गया तो ये शो करने के लिए हम डिस्पाइट का यूज करेंगे, ठीक है। तो डिस्पाइट रहने दो, बेतुका मीनिंग हो जाएगा, समझे। डिस्पाइट का मतलब ये हो जाएगा कि तुमने पढ़ाया देखो फिर भी लड़का पास हो गया, ठीक है, ये बेइज्जती होती है। तो बट फोर ये आंसर है। अच्छा बट फोर क्या है, मैं देखो बता देता हूँ, तुम लोग ना जानते हो, ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है जो कई बार एग्जाम्स में आ जाती है, और इसका मतलब होता है विदाउट। तो ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है जिसका मतलब विदाउट होता है, विदाउट भी प्रीपोजिशन होता है, ध्यान रखना। ही वुड नॉट हैव सक्सीडेड विदाउट योर गाइडेंस, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर तुम उसे गाइड नहीं करते तो वो सफल नहीं हो पाता, तो इसका मतलब तुमने उसे गाइड किया इसीलिए वो सफल हो गया। इट मेक्स सेंस नाउ, ठीक है। तो ये जो बट फॉर प्रीपोजिशनल फ्रेज होती है कई बार पेपर में आ जाती है, कई पेपर्स में आ चुका है इसका यूज, ठीक है। कंडीशनल से रिलेटेड होता है तो इसको हम कंडीशनल में ही डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान देना कि बट फॉर का मतलब विदाउट होता है और इसका यूज हम कंडीशनल्स में करते हैं, ठीक। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर बताओ। बट फॉर अ स्ट्रॉन्ग टीम दे माइट लूज द मैच। अब देखो मैं एक चीज तुम्हें समझाता हूं, जैसे यहां पे हमने लिख दिया बट फॉर अ स्ट्रॉन्ग टीम, तो बट फॉर लिख देने से ये तो कंफर्म हो गया ये कंडीशनल होगा। अब ये कंडीशनल होगा कौन सा, ओपन टाइप का होगा, सेमी क्लोज का होगा, या क्लोज का होगा, उसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब की फॉर्म डिसाइड करनी पड़ेगी। अच्छा कंडीशनल का टाइप पता करने के लिए हमें टेंस पता करना पड़ता है, लेकिन बट फॉर प्रेपोजिशन है, स्ट्रॉन्ग टीम इसका ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई टेंस है नहीं जो हम ये बता पाए कौन से टाइप का कंडीशनल है। तो अब तुम्हें एक चीज हमेशा ध्यान देनी पड़ेगी कि बट फॉर का यूज हम तभी करते हैं जब एक्चुअल में रिजल्ट आ चुका हो, ठीक है। बट फॉर जो प्रिपोजिशनल फ्रेज है ना जिसका मतलब विदाउट होता है, इसका यूज हम तभी कर सकते हैं जब कोई काम हो चुका हो, ठीक है। मतलब इसका यूज ही तब हो पाता है जब कोई काम हो चुका हो, रिजल्ट आ चुका हो। तो अगर काम हो चुका है और रिजल्ट आ चुका है तो हमें पता है वो क्लोज कंडीशन बनते हैं, और क्लोज कंडीशन में हमें माइट के साथ में, कुड के साथ में या वुड के साथ में हैव प्लस थर्ड फॉर्म लिखनी पड़ती है। तो इसको ऐसे लिखो, बट फॉर अ स्ट्रॉन्ग टीम दे माइट हैव लॉस्ट द मैच। तो इसका मतलब ये हो गया दे हैड अ स्ट्रॉन्ग टीम दैट्स व्हाई दे डिडंट लूज द मैच, कि उनके पास मजबूत टीम थी इस वजह से वो हारे नहीं। तो अब तुम्हें यहां से दो चीजें ध्यान रखनी है, एक तो हमेशा ये ध्यान देना है कि बट फॉर का मीनिंग विदाउट होता है, इससे गलतियां नहीं होंगी, ठीक है। दूसरा ये ध्यान देना है कि जब हम कंडीशनल में बट फॉर का यूज करते हैं तो बट फॉर का यूज उन्हीं टाइप के कंडीशंस में किया जा सकता है जिनका एक्चुअल में रिजल्ट आ चुका हो, और जब किसी कंडीशन का रिजल्ट आ चुका होता है तो वो क्लोज कंडीशन बनता है। अच्छा क्लोज कंडीशन में वुड हैव, माइट हैव या कुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म लिखनी पड़ती है, ठीक है। तो 27th आंसर को ऐसे में लिखना पड़ेगा, द माइट हैव लॉस्ट द मैच। 23rd का आंसर बताना। तो बट फोर से रिलेटेड बस ये दो बातें ध्यान देना, एक तो इसका मीनिंग ध्यान रखना,
इसका मतलब विदाउट होता है। दूसरा ये ध्यान देना कि ये हमेशा क्लोज कंडीशन में यूज किया जाता है, क्योंकि इसका यूज रिजल्ट के आ जाने पे किया जाता है हमेशा, ठीक है। तो जब रिजल्ट आ चुका होता है तो वो कंडीशन क्लोज हो जाता है। 23rd का आंसर बता दो। हाँ, अब देखो, इफ मोहन इज अ पिजन आई शैल कीप हिम इन अ केज, हम देख रहे हैं इफ क्लॉज में प्रेजेंट टेंस लिखा हुआ है, मेन क्लॉज में फ्यूचर लिखा हुआ है, तो ये ओपन कंडीशनल हो गया। तो अगर ये ओपन कंडीशनल हो गया तब तो ये सेंटेंस सही हो गया, क्योंकि ओपन कंडीशनल में इफ क्लॉज प्रेजेंट टेंस में होती है, मेन क्लॉज फ्यूचर में होता है, तो ये सही लिखा हुआ है। लेकिन एक चीज ध्यान से समझना है, ये सिचुएशन इमेजिनरी है, क्योंकि मोहन जो है वो पिजन नहीं होगा। और मान लो हो भी, मान लो किसी ने अपने पिजन का नाम मोहन रख दिया, तो फिर इफ क्यों लिख रहे हैं? और अगर हम इफ लिख रहे हैं तो इसका मतलब मोहन तो पिजन होगा नहीं। तो अगर मोहन पिजन नहीं होगा और तुम सपोज कर रहे हो तो इमेजिनेशन हो गया। अगर इमेजिनेशन हो गया तो यहाँ पे वर लिखो और यहाँ पे वुड लिखो। तो एक ही बात हमेशा ध्यान देना है कि कंडीशनल का स्ट्रक्चर सही होने से इसका मतलब ये नहीं कि वो सही हो जाएगा, ठीक है। वो कॉन्टेक्चुअली भी सही होना चाहिए। अब हमें पता है स्ट्रक्चर के हिसाब से सही लिखा था, ओपन कंडीशनल का स्ट्रक्चर था और ये सेंटेंस सही था। लेकिन हमें पता है ऐसे ये सही नहीं हो जाएगा, ये ओपन कंडीशनल था, और लेकिन ये जो सिचुएशन है ये इमेजिनरी है, तो इमेजिनरी है तो ओपन कंडीशनल हम नहीं यूज कर सकते। तो इसको लिखो, इफ मोहन वर अ पिजन आई वुड कीप हिम इन अ केज। तो इसका अंडरस्टूड मीनिंग पता क्या होगा? इसका मीनिंग हो गया बट ही इज नॉट अ पिजन, लेकिन वो पिजन नहीं है, दैट्स व्हाई आई वुडंट कीप हिम इन अ केज, इसलिए मैं उसको केज में नहीं रखूंगा। तो ये जो सिचुएशन इमेजिनरी होती है ना, उनको हमेशा सेमी क्लोज में ही लिखना। जब सेमी क्लोज कंडीशन बनाओगे ना, तो इफ क्लॉज में वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखनी पड़ेगी और मेन क्लॉज में वुड कुड माइट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी पड़ेगी, ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा, सेमी क्लोज कंडीशन को हम और तरीकों से भी लिख सकते हैं। देखो और कैसे लिख सकते हैं, जैसे हमने इफ मोहन वर अ पिजन लिखा है ना, अगर हम इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, वर मोहन अ पिजन, वर मोहन अ पिजन, ठीक है, आई वुड कीप हिम इन अ केज। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इन्वर्टेड फॉर्म में, कि इफ को ड्रॉप कर दें, वर्ब पहले लिख दें। अच्छा, और देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, वुड दैट, वुड दैट जो फ्रेज होती है ना, इसका मतलब काश होता है, इसका यूज हम इमेजिनेशन के लिए करते हैं। तो ये जो सिचुएशन हम इमेजिन कर रहे हैं ये अनरियल है, तो इसके साथ भी हम ऐसे लिख सकते हैं, वुड दैट मोहन वर अ पिजन, वुड दैट मोहन वर अ पिजन आई वुड कीप हिम इन अ केज, तो ऐसे लिख सकते हैं। और देखो कैसे लिख सकते हैं, आई विश मोहन वर अ पिजन, आई विश, आई विश का भी यूज करते हैं ना इमेजिनेशन के लिए, आई विश मोहन वर अ पिजन, आई वुड कीप हिम इन अ केज, ठीक है। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ ओनली, इफ ओनली का भी इमेजिनेशन के लिए करते हैं कि बस इतना हो जाए, मतलब ज्यादा हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, बस इतना हो जाए कि पिजन बन जाए, इफ ओनली मोहन वर अ पिजन आई वुड कीप हिम इन अ केज। तो मतलब हम एक ही सेंटेंस को बिना मीनिंग चेंज किए देखो कितने तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन हर बार लिखना वर, क्योंकि ये जो सिचुएशन हम सपोज कर रहे हैं ना, ये सिचुएशन रियलिस्टिक नहीं अनरियलिस्टिक है। तो इसमें हमें वर लिखना पड़ेगा, चाहे हम इफ के साथ लिखें, चाहे हम इन्वर्टेड फॉर्म में इफ को ड्रॉप करके पहले लिखें, चाहे हम वुड दैट फ्रेज का यूज करके इमेजिन करें, चाहे हम आई विश की मदद से करें, चाहे इफ ओनली की मदद से करें। हाँ, किसी की मदद से भी करो बेटा, क्या फर्क पड़ता है। तो जब हम कोई सिचुएशन इमेजिन करें और हमें पता हो कि जो सिचुएशन इमेजिन की जा रही है अनरियलिस्टिक है, इम्प्रोबेबल है, ऐसा होता नहीं है या ऐसा हो नहीं पाएगा, तो उसको हमेशा सेमी क्लोज कंडीशनल के फॉर्मेट में लिखना। सेमी क्लोज में क्या होता है, इफ क्लोज में वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी जाती है, मेन क्लोज में वुड कुड माइट के साथ फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है, ठीक है। अब अगर ये तुम्हें बातें समझ में आ गई हो तो इस 14th क्वेश्चन 24th क्वेश्चन का आंसर बता दो। योर पेरेंट्स फील प्राउड ऑफ यू इफ यू वॉन द फर्स्ट प्राइज। अब देखो एक चीज समझना, ये जो हमने फील लिखा है ना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और हमें पता है हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि मेन क्लॉज में या तो हम फ्यूचर टेंस लिखेंगे अगर सिचुएशन प्रोबेबल हो, तो या तो हम लिखें विल फील,
लेकिन जब विल फील लिख देंगे तो हमें यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर यहाँ पे विल फील लिख दोगे ना, योर पेरेंट्स विल फील प्राउड ऑफ यू, तो अगर हम विल फील लिख देंगे ना तो इसका मतलब हमें मानना पड़ेगा ये ओपन कंडीशनल है। अगर ओपन कंडीशनल मान लोगे ना तो यहाँ पे विल फील लिखोगे और यहाँ पे लिखना पड़ेगा विन। ठीक है, अगर यहाँ पे विन लिखा होता ना तो हम यहाँ पे विल फील लिख देते, लेकिन अगर मान लो हम यहाँ पे विल फील लिख भी देंगे तब भी वो वन लिखा है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अगर वो वंस को हम सही मान लें, क्योंकि उसे हमें सही मानना पड़ेगा, ये फील गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर हम वन को सही मान लेंगे तो सेमी क्लोज कंडीशन हो जाएगा। अगर ये सेमी क्लोज कंडीशन हो जाएगा तो मेन क्लोज में हमें वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म लिखना पड़ेगा। फर्स्ट फॉर्म तो खैर लिखी हुई है, बस वुड लिख दो। तो मैं फिर से बता रहा हूं, अगर यहाँ पे विन लिखा होता विन तो हम यहाँ पे लिखते विल फिल, लेकिन वहां पे वन लिखा तो हमने लिख दिया वुड फिल। ठीक है, अच्छा करेक्शन यहीं पे कर पाओगे, वहां कर नहीं पाओगे, क्योंकि वो जो वन लिखा वो तो सही है, लेकिन यहाँ पे जो फील है ना प्रेजेंट टेंस, ये प्रेजेंट टेंस हम यहाँ पे लिख नहीं सकते। मेन क्लॉज में प्रेजेंट टेंस तभी लिखा जा सकता है कंडीशनल में, जब वो यूनिवर्सल फैक्ट हो या कोई रूल हो या कोई लॉ हो। योर पेरेंट्स विल फील प्राउड ऑफ यू, ना तो ये कोई यूनिवर्सल फैक्ट है, ना कोई रूल है, ना कोई लॉ है, तो इसको हमें फ्यूचर टेंस में लिखना पड़ेगा। लेकिन जब फ्यूचर टेंस लिखोगे तो यहाँ पे विन लिखना पड़ेगा, विन लिखा नहीं है, वन लिखा हुआ, तो इसे हमने वुड फिल लिख दिया। नेक्स्ट में आ जाओ, इट वुड फ्लोट ऑन वाटर इफ इट वुड बी मेड ऑफ वुड। 25th क्वेश्चन। इट वुड फ्लोट ऑन वाटर इफ इट वुड बी मेड ऑफ वुड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, ये मेन क्लॉज है, ये इफ क्लॉज है। हमने पढ़ा कि इफ क्लॉज में विल सेल नहीं यूज होते, तो अगर विल सेल नहीं यूज होता तो वुड भी नहीं यूज होगा। ठीक है, तो अगर हम मेन क्लॉज में वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म लिख रहे हैं तो इसका मतलब सेमी क्लोज कंडीशनल है। अगर ये सेमी क्लोज कंडीशन है तो इफ क्लॉज में हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखनी पड़ेगी, तो यहाँ पे लिखो वर्ब। इट वुड फ्लोट ऑन वाटर इफ इट वर मेड ऑफ वुड। ठीक है, आज मुझे लगता है तुम लोगों की क्लास 10 मिनट लेट हो जाएगी, क्योंकि 10 मिनट का सिलेबस बचा होगा, तो आज क्लास खत्म करके ही चलते हैं। ठीक है, कितने बच्चे हैं डिस्कस करने के लिए? चलो बस यही बचा हुआ, आ जाओ। ये असल में पढ़े हुए कॉन्सेप्ट हैं, तुम लोग जल्दी समझ जाओगे। देखो, ये जो हमारे क्वेश्चंस है ना, ये अनलेस और अनटिल के डिफरेंस पे बेस्ड हैं। ठीक, मैं ऐसे शॉर्ट में तुम्हें समझा देता हूँ। अनलेस हमारा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है, अनटिल भी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है, ये तो हमें पता ही है। अनलेस का यूज हम तब करते हैं जब हमें रेफर करना हो किसी काम के होने की कंडीशन को, और अनटिल का यूज हम तब करते हैं जब हमें रेफर करना हो किसी काम के होने के टाइम को। मतलब अनटिल कंजंक्शन ऑफ टाइम होता है, अनलेस कंजंक्शन ऑफ कंडीशन होता है। एक बात तो ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है, कुछ कंडीशन में अनलेस अनटिल एक दूसरे की जगह यूज हो सकते हैं, लेकिन हमेशा नहीं यूज हो सकते। अनलेस के साथ में लिखे गए सेंटेंसेस जो होते हैं ना, वो कंडीशनल होते हैं, ये हमेशा ध्यान देना। ठीक है, तो उनमें हमें वही स्ट्रक्चर यूज करने पड़ते हैं जो हम इफ के साथ में यूज करते हैं। अनटिल के साथ में लिखे गए सेंटेंसेस कंडीशनल नहीं होते हैं, तो कोई जरूरी नहीं है उनके साथ हम कंडीशनल वाले स्ट्रक्चर्स का यूज करेंगे। बस ये दो बातें ध्यान रखनी है। अनलेस कंजंक्शन ऑफ टाइम है, अनटिल सॉरी अनलेस कंजंक्शन ऑफ कंडीशन है, अनटिल कंजंक्शन ऑफ टाइम है, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, अनलेस के साथ में लिखा गया, गर्मी है बेटा, 10 मिनट में वो खत्म हो जाएगा, तो इसलिए आज का चैप्टर छोड़ नहीं रहे, नया कल नया स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ज्यादा होता तो मैं वैसे ही छोड़ देता। ठीक है, जबरदस्ती नहीं करता, क्योंकि मेरी यूट्यूब पे भी आज क्लास लगी हुई है, थोड़ा सा ये इसीलिए खींच देते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि अनटिल का यूज टाइम के लिए करते हैं, अनलेस का यूज कंडीशन के लिए करते हैं। एक तो ये डिफरेंस ध्यान रखना, दूसरा ये ध्यान रखना है कि अनलेस के साथ हमेशा उन्हीं स्ट्रक्चर्स का यूज करना है जो कंडीशन में इफ के साथ करते हैं। ठीक है, अब आ जाओ आगे। हमने लिखा अनलेस द सन राइजेस वी शैल स्टे इनसाइड, कि हम अंदर ही रुकेंगे। ठीक है, तो अगर सनराइज नहीं करेगा तो अगर हम अनलेस द सनराइज लिख देंगे ना, तो इसका मतलब सनराइज को हमने कंडीशन मान लिया। लेकिन एक चीज देखो, सनराइज कंडीशन नहीं हो सकती। मैं मार्केट जाऊंगा या नहीं जाऊंगा ये कंडीशन है, मेरा मन हुआ तो गया, नहीं मन हुआ नहीं गया। ज्यादा धूप होगी तो नहीं जाऊंगा, मौसम ठंडा हो गया तो चला जाऊंगा। ठीक है, पैसे होंगे तो जाऊंगा, नहीं पैसे होंगे तो नहीं जाऊंगा, मतलब ये कंडीशन है मेरा मार्केट जाना है नहीं जाना। लेकिन सन का राइज होना नहीं होना कंडीशन नहीं है, वो एक एब्सोल्यूट एक्शन है। ठीक है, हाँ, सन हमेशा राइज होगा, सन हमेशा सेट होगा, तो सन का राइज होना या सेट होना कंडीशन नहीं हो सकता, वो केवल रेफरेंस ऑफ टाइम हो सकता है। तो यहाँ पे अंटिल लिखो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, दे वुड नॉट गो टू द पार्टी, कि वो पार्टी में जाएंगे नहीं अंटिल इनवाइट देम, कि अगर वो उन्हें इनवाइट ना करे। अब देखो, इनवाइट करना जो है ना, ये कंडीशन है, टाइम नहीं है। टाइम इसलिए नहीं, कि मैं बता देता हूं, टाइम दो वजह से नहीं है। जैसे अगर हम उसे मान लेंगे कि वो एक टाइम है, कि जैसे वो इनवाइट करेंगे वैसे वो पार्टी में चले जाएंगे, तो हमें पता ऐसा नहीं होता। इनविटेशन दिया जाता है इवेंट से पहले। मान लो किसी के यहाँ कोई इवेंट है, तो वो उससे हमें हफ्ते भर पहले, 2 हफ्ते पहले,
4 दिन पहले, 2 दिन पहले इनवाइट करेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि जिस समय हमें इनवाइट करेगा उसी समय वहां चले जाएंगे, ठीक है। हम उस समय नहीं चले जाएंगे जिस समय वो इनवाइट करेगा, लेकिन इनवाइट करने एक कंडीशन है जो उसको पूरी करनी है। मान लो कोई पर्सन हमें इनवाइट करेगा तभी हम जाएंगे, नहीं इनवाइट करेगा तो नहीं जाएंगे। तो इनवाइट करने एक कंडीशन है, टाइम नहीं है। मतलब किसी पार्टी में जाने के लिए इनवाइट किया जाना कंडीशन होता है, टाइम नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं होता कि जिस समय तुम्हें इनवाइट किया उसी समय तुम तुरंत वहां चले जाओगे। तो इनवाइट किया जाना टाइम नहीं, कंडीशन है, अनलेस लिख दो। तो एक तो ये बात ध्यान देना कि अनलेस और अनटिल में एक डिफरेंस ही होता है। जब टाइम को रेफर करना हो तो अनटिल लिखा करो, कंडीशन को रेफर करना हो तो अनलेस लिखा करो। नेक्स्ट में आ जाओ। अनटिल यू विल रिटर्न दे विल नॉट गो होम। अब देखो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, अनटिल सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज में फ्यूचर टेंस मत लिखा करो, ये ध्यान रखना है, ठीक है। दीज पीपल वुड नॉट गेट वेल अनलेस दे विल क्विट स्मोकिंग, ठीक है। तो अनलेस क्विट स्मोकिंग लिखा है ना, तो ये विल ड्रॉप कर दो। होता क्या है, ये वुड पता नहीं गलती से लिख गया होगा, इसको चलो विल लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना, अनलेस और अनटिल जो होते हैं ना सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं। क्योंकि ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं, जब हमें दो फ्यूचर एक्शंस को रेफर करना हो ना तो मेन क्लॉज को फ्यूचर में लिखना, ठीक है। अनलेस और अनटिल वाली क्लॉज को फ्यूचर में मत लिखना, क्योंकि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं। तो ये मिस्टेक्स ध्यान रखनी है। टाइम के लिए अनटिल का यूज करना है, अनलेस का कंडीशन के लिए यूज करना है, ये बातें ध्यान रखनी है। और देखो क्या ध्यान रखना है, अनलेस यू डोंट बेग पार्डन। अब अनलेस हमें पता है कि नेगेटिव मीनिंग का कंजंक्शन होता है, अनलेस का मतलब इफ डोंट होता है। तो अनलेस लिख देने से मीनिंग तो ऐसे ही नेगेटिव हो गया, तो ये डोंट लिखने की जरूरत नहीं, इसे ड्रॉप कर दो, ठीक है। द गेस्ट वेटेड एट द स्टेशन अंटिल द ट्रेन डिडंट अराइव। अब अंटिल लिख दिया तो मीनिंग नेगेटिव ऐसे हो गया, तो डिड नॉट अराइव की जगह अराइव लिख दो। ये असल में छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, ये तुम पहले से भी जानते होगे, इसीलिए मैं क्लास को कंटिन्यू कर रहा हूँ। कुछ डिफिकल्ट होता है ना पढ़ाने के लिए, तो मैं क्लास को कंटिन्यू नहीं करता। तो देखो हमने क्या सीखा, अनलेस और अंटिल में एक तो डिफरेंस इनका ध्यान रखना है, टाइम और कंडीशन वाला। दूसरा ये ध्यान रखना, अनलेस अंटिल सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं, इनके साथ में फ्यूचर टेंस मत यूज करना। तीसरा ये ध्यान देना, अनलेस अंटिल खुद नेगेटिव होते हैं, क्योंकि अनलेस अंटिल खुद नेगेटिव होते हैं तो इनके साथ में कोई दूसरा नेगेटिव वर्ड मत लिखना। लेकिन अब एक चीज और समझना है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे अनलेस लिखा तो ये डोंट गलत हो गया, ठीक है, ये गलत हो गया, ठीक। यहाँ पे अंटिल लिखा तो ये डिड नॉट अराइव गलत हो गया, हमें अराइव लिखना पड़ गया। लेकिन एक चीज समझो, ये तो चलो सही हो गया, लेकिन अभी तो देखो ये विल नॉट लिखा हुआ है, ये कैसे सही हो गया, ठीक है। यहाँ पे वुड नॉट लिखा था, ये कैसे सही हो गया। यहाँ पे विल नॉट लिखा था, ये कैसे सही हो गया, ठीक है। तो ये वुड नॉट लिखा हुआ कैसे सही हो गया, तो मैं बता देता हूँ कैसे सही हो गया। अनलेस अंटिल जो कंजंक्शन होते हैं ना, उस क्लॉज में दूसरा नेगेटिव वर्ड मत लिखना। जैसे अंटिल है ना, तो अंटिल के साथ जो लिखी गई सबऑर्डिनेट क्लॉज है, इसमें नेगेटिव वर्ड मत लिखना, ठीक है। हाँ, अनलेस और अंटिल जो होते हैं ये कंजंक्शंस होते हैं, तो इनके साथ लिखी गई जो क्लॉज होती है, उस सबऑर्डिनेट क्लॉज में दूसरा नेगेटिव वर्ड मत लिखना। मेन क्लॉज में यूज हो रहा है, होने दो। तो ऐसा नहीं कि किसी सेंटेंस में अनलेस अंटिल लिखे हैं तो तुम पूरे सेंटेंस में कोई नेगेटिव वर्ड नहीं यूज करोगे। नेगेटिव वर्ड यूज कर सकते हो, लेकिन उस क्लॉज में मत करना जिसमें अनलेस अंटिल कंजंक्शन लिखे हुए हैं, ठीक है। क्यों नहीं चेंज हुआ, हो गया। देखो, until he is ill he will have to take this medicine twice daily। अब ये जो सेंटेंस हमने लिखा है ना, ये सेंटेंस वैसे तो सही है ग्रामर के हिसाब से, मतलब लॉजिक गलत है। क्योंकि अगर हम until he is ill लिख रहे हैं ना, तो इसका मतलब हो गया जब तक ये बीमार नहीं हो जाएगा। he will have to take this medicine daily, तब तक इसे रोज दवा 2 बार खानी है। तो इसका मतलब हम बदतमीजी दे रहे हैं। इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि अगर जब तक ये पर्सन बीमार नहीं हो जाएगा तब तक इसको दवा खानी है, जब बीमार हो जाएगा तो दवा छोड़ देनी है। ऐसा तो होता नहीं है, ये तो हमें पता ही उल्टा हो गया। ऐसा होता है कि कोई आदमी जब तक बीमार है तब तक उसे दवा खानी है, ठीक हो जाएगा तो दवा खानी बंद कर देना है। तो ये जो हमने सेंटेंस लिखा है ना, ये लॉजिकली गलत सेंटेंस है। ग्रामेटिकली ये सही लग सकता है तुम्हें, ठीक है, लेकिन ये लॉजिकली गलत है। ये इसका मतलब ये है कि कोई आदमी जब तक बीमार ना हो जाए तब तक उसको दवा खाते रहना है, ये बकवास है, ठीक है। तो इसको या तो लिखो अंटिल ही इज रिकवर्ड, कि जब तक ये दोबारा से ठीक ना हो जाए। अंटिल ही इज वेल, जब तक ये फिर से ठीक ना हो जाए। या तो इल की जगह रिकवर्ड या फिर वेल लिखो, और नहीं तो इस अंटिल को हटा के ना इसकी जगह लिख दो एज लॉन्ग एज इज इल। तो यहां पे ध्यान देना, अंटिल जो कंजंक्शन होता है इसका मतलब होता है नेगेटिव, ठीक है। एज लॉन्ग एज का मतलब होता है पॉजिटिव। दोनों कंजंक्शन ऑफ टाइम होते हैं, अंटिल भी कंजंक्शन ऑफ टाइम होता है, अनलेस भी कंजंक्शन ऑफ टाइम होता है। अंटिल का मतलब होता है जब तक नहीं, अनलेस का मतलब होता है जब तक, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है हमें पॉजिटिव मीनिंग कन्वे करना होता है, तो वहां पे अंटिल का यूज नहीं करना, एज लॉन्ग एज का यूज कर लेना। मैं एक एग्जांपल से और बताता हूं। जैसे मान लो लिख दिया मैंने अंटिल इट रेन्स,
द मैच वॉन्ट बी रिज्यूम्ड, द मैच वॉन्ट बी रिज्यूम्ड। तो हमने कह दिया कि जब तक बारिश नहीं होगी मैच चालू नहीं करेंगे दोबारा। तो इसका मतलब ये निकला कि जब बारिश होगी तब तुम मैच खिलाओगे। अब ऐसा हमें तो नहीं लगता कि कोई मैच होता है कि जो बारिश के बंद होने पे बंद हो जाता हो, बारिश के चालू होने पे चालू होता हो, ऐसे तो मैच होते नहीं है, ठीक है। उल्टा ये हो सकता है कि बारिश जब तक हो रही है तब तक मैच रिज्यूम नहीं होगा। हम कह रहे हैं कि जब तक बारिश नहीं होगी, अनटिल से मीनिंग नेगेटिव हो जाता है ना। तो इसका मतलब है कि जब तक बारिश नहीं होगी मैच नहीं चालू करेंगे, ये गलत मीनिंग है। या तो इसको लिखो अनटिल इट स्टॉप्स रेनिंग, और नहीं तो लिखो एज लॉन्ग एज इट रेन्स, कि जब तक बारिश होगी मैच नहीं स्टार्ट किया जाएगा। इट मेक्स सेंस। तो एज लॉन्ग एज भी कंजंक्शन ऑफ टाइम होता है, अंटिल भी कंजंक्शन ऑफ टाइम होता है। एज लॉन्ग एज नेगेटिव मीनिंग के लिए यूज होता है, अंटिल पॉजिटिव मीनिंग, सॉरी अंटिल नेगेटिव मीनिंग के लिए यूज होता है, एज लॉन्ग एज पॉजिटिव मीनिंग के लिए यूज होता है। तो एक बार ये अपना जरूर देख लेना, ठीक है। एट्थ क्वेश्चन पे आ जाओ। दे विल टेक केयर ऑफ यू एज लॉन्ग एज यू विल स्टे हियर। अब देखो, जैसे अंटिल हमारा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है ना, वैसे एज लॉन्ग एज भी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है। अब चूंकि एज लॉन्ग एज सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है तो इसके साथ लिखी गई क्लॉज सबऑर्डिनेट होती है। सबऑर्डिनेट क्लॉज में फ्यूचर नहीं प्रेजेंट टेंस लिखा करो। तो जैसे हम अनलेस और अंटिल के साथ में फ्यूचर टेंस को अवॉइड करते हैं ना, वैसे एज लॉन्ग एज के साथ भी फ्यूचर टेंस को अवॉइड किया करो, क्योंकि ये भी कॉम्प्लेक्स मतलब सेंटेंस बनाता है और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। नेक्स्ट देखो, दे कैन लीव दिस प्लेस प्रोवाइडेड दैट दे क्लियर देयर ड्यूज। अब देखो, जो हमने प्रोवाइडेड दैट यूज की ना फ्रेज, ये एक दो फ्रेजेज और हैं जो कंडीशनल में यूज होते हैं, समझ लेना। इसका मतलब भी इफ होता है। दे कैन लीव दिस प्लेस इफ दे क्लियर देयर ड्यूज, ये हमने लिख दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो इस जगह से तब जा सकते हैं अगर वो अपने ड्यूज को क्लियर कर दें। सेंटेंस सही लिख दिया क्या मैंने? इसमें मिस्टेक नहीं की है, ध्यान नहीं दिया, इसमें कोई मिस्टेक करनी थी कि नहीं है। तो ये सेंटेंस सही लिख गया, चलो कोई नहीं। तो ये ध्यान देना कि जो प्रोवाइडेड दैट हम कंजंक्शन यूज करते हैं ये भी कंडीशन के लिए यूज होता है और इसका मतलब इफ होता है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट में आ जाओ। इफ यू एक्सपेक्टेड बेटर रिजल्ट्स रिवाइज दिस कॉन्सेप्ट्स वेल। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये हमने क्या लिखा, रिवाइज दिस कॉन्सेप्ट्स वेल। ध्यान से देखो, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। जब भी कोई सेंटेंस या कोई क्लॉज डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट होना है तो समझ जाना है कि इंपेरेटिव है, मतलब हम किसी को ऑर्डर कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हमने लिखा रिवाइज दिस कॉन्सेप्ट्स वेल, तो हम इसको कह रहे हैं कि कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से रिवाइज करना, तो मतलब हम किसी को एडवाइस कर रहे हैं कोई काम करने के लिए। अगर हम एडवाइस कर रहे हैं तो इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया। अच्छा, अब हमेशा ध्यान देना है कि इंपेरेटिव सेंटेंस में लिखे गए सेंटेंसेस जो होते हैं ना, वो ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट होते हैं। अब एक चीज हमेशा ध्यान देना, अगर हम किसी पर्सन को कोई काम करने के लिए ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो वो काम हमेशा रियलिस्टिक होगा, प्रोबेबल होगा, इमेजिनरी अनरियलिस्टिक नहीं होगा। क्योंकि अगर इमेजिनरी और अनरियलिस्टिक होगा ना तो हम उस पर्सन को करने के लिए उस काम को कहेंगे नहीं। तो अगर हम किसी पर्सन से कोई काम करने के लिए कह रहे हैं तो समझ जाना कि वो सिचुएशन रियलिस्टिक है और प्रोबेबल है। तो अगर प्रोबेबल है और रियलिस्टिक है तो इफ के साथ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी पड़ेगी, एक्सपेक्ट। तो अगर मेन क्लॉज इंपेरेटिव सेंटेंस हो, मेन क्लॉज अगर इंपेरेटिव सेंटेंस हो तो हमेशा जान जाना है कि अगर मेन क्लॉज इंपेरेटिव सेंटेंस है तो वो ओपन कंडीशनल में ही यूज हो सकती है, किसी और में नहीं। क्योंकि ओपन कंडीशनल प्रोबेबल होती हैं, रियलिस्टिक होती हैं। और जब हम किसी को इंपेरेटिव सेंटेंस के थ्रू ऑर्डर एडवाइस रिक्वेस्ट करते हैं तो वो जो एक्शन जिसके लिए हम ऑर्डर एडवाइस रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो हमेशा प्रोबेबल होता है, ठीक है। तो अगर वो हमेशा प्रोबेबल होता है तो इफ क्लॉज में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना। नेक्स्ट देखो, अ पर्सन गोज टू हॉस्पिटल इफ अनलेस ही सफर्स अ हार्ट अटैक। तो अगर हम लिख देंगे इफ और अनलेस, अनलेस का मतलब जाएगा अगर उसको हार्ट अटैक ना हो तो वो नहीं जाता, ठीक है। तो ये हमें पता है कि ये बेतुका मीनिंग है, बताने की जरूरत नहीं है। कोई पर्सन हार्ट अटैक कब जाता है हमें ये बताना चाहिए। तो इसमें आंसर हो गया इफ, अनलेस हो गया गलत। नेक्स्ट में आ जाओ। नो पर्सन गोज टू हॉस्पिटल, कोई पर्सन हॉस्पिटल नहीं जाता। ध्यान देना, यहाँ पे नो लिखा हुआ है। इफ ही सफर्स अ हार्ट अटैक, अगर वो हार्ट अटैक सफर करे तो अब इफ गलत हो गया, अब अनलेस हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे हमने अपने सब्जेक्ट के साथ में ए यूज किया या नो यूज किया, इससे हमारा मीनिंग चेंज होगा। अब मीनिंग के चेंज होने से इफ और अनलेस चेंज होंगे, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हमें ध्यान देनी चाहिए कि सेंटेंस में कौन सा डिटरमिनेंट यूज किया, ए यूज किया है, नो यूज किया, दिस यूज किया, दैट यूज किया, ठीक है। देखो, कंडीशनल एक बार रिवाइज कर लेना। खैर ये छोटा टॉपिक होता है, हमने इसको डिटेल में समझा तो इतना टाइम लग गया समझते समझते। ये छोटा ही कॉन्सेप्ट होता है कंडीशनल, ठीक है। बस थोड़ा सा ट्रिकी होता है, जो मैंने समझा दिया ना, मैं असल में कोशिश करता हूँ जितनी पॉसिबिलिटीज हैं सारी बच्चों के साथ में डिस्कस हो जाए। वॉच कौन सी ब्रांड की है? ये सीरीज 3 की आई वॉच है, एप्पल वॉच है बच्चे, सीरीज 3। तो खैर छोड़ो। अब कंडीशनल थोड़ा सा ट्रिकी होता है, बढ़िया से अपना रिवाइज कर लेना है। कल से हम लोग नरेशन स्टार्ट करेंगे, नया टॉपिक, ठीक है। थैंक्स बच्चे, थैंक्स। तो कल से हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नरेशन।
कंडीशनल आपका कंप्लीट हो गया, और नरेशन हमें लगता है 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। फिर इस हफ्ते हम एक सैटरडे को ना डाउट क्लास रख लेंगे, और कंडीशनल नरेशन से रिलेटेड जो भी तुम्हारे डाउट होंगे उसमें पूछ लेना, ठीक है। हाँ, गुड नाइट बच्चा, गुड नाइट। रिवीजन कर लो, फिर कल पूछ लेना, ठीक है। थैंक यू एवरीबॉडी, बाय, गुड नाइट।